जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बिहार स्टेट शिक्षण कला से पेपर 1 और 2 मिला करके 2025 में 360 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्रश्न जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कौन कौन से डेट में एग्जाम हुआ था। सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी स्टेट की तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि पेपर 1 और 2 दोनों में शिक्षण कला के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में समान रूप से उपयोगी होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल है। क्या शामिल होते हैं इसमें? इसमें शामिल होगा योजना, शिक्षण और प्रतिपुष्टि। दैट मीन्स एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में ये शामिल होंगे। और सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होता है ना, ये क्या होता है? एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षक को शिक्षण कौशल में सुधार करने में मदद देती है। फिर बात आती है सूक्ष्म शिक्षण चक्र के जो 6 चरण होते हैं। 6 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पाठ योजना। मैं यहां पर लिख दूं, पहला आपका होगा पाठ योजना। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह से आप लोग का पूरा टेस्ट खत्म करेंगे ताकि आप लोग ना एक मजबूती के साथ जाओ। और 75 प्रश्न तो करना ही करना है, 75 से कम नहीं आना चाहिए आप लोग का। फिर आता है तीसरा प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि चौथे नंबर पर आपका आएगा प्रतिपुष्टि, दैट मीन्स फीडबैक। ठीक, एक आएगा फिर पुनः योजना। पुनः योजना 5वें स्थान पर आपका आएगा, बताइए क्या आएगा? पुनः शिक्षण। योजना बनेगा तो शिक्षण होगा ही। और 6ठे स्थान पर आएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, जो 6ठा होगा पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, अब यहां से याद करना आपको आसान हो जाएगा। 3 चीज तो याद हो गया, पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि। सबको फिर से पुनः 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 कर देना है, 6 प्रकार के हो जाएंगे। और इसी तरह से ये पूरा बनता है। पहले पाठ योजना बनेगा, फिर शिक्षण होगा, फिर उसका फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि होगा। पाठ योजना दैट मीन्स होगा आपका प्लान होगा। हिंदी कभी भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पाठ योजना का हिंदी क्या, सॉरी इंग्लिश क्या होगा। ठीक, शिक्षण का टीच होगा, प्रतिपुष्टि का फीडबैक होगा। इसी तरह से आपके इंग्लिश वर्जन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये आगे देखेंगे भी, क्वेश्चन आएंगे अभी आपके आगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में सत्तात्मक प्रशासन की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं होगा वो बताना होगा आपको। ये होगा शेयरिंग। शेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग मतलब होता है साझा करना, और सत्तात्मक प्रशासन की में ये शेयरिंग का कोई मतलब नहीं होता है। सत्तात्मक या निरंकुश प्रशासन क्या होता है? यह होता है ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सारा अधिकार जो होता है और निर्णय लेने की शक्ति होता है केवल एक व्यक्ति या उच्च अधिकारी के पास केंद्रित होता है। इसमें अधीनस्थ के सुझाव या विचार को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे कि शेयरिंग या सहभागिता का पूरा तरह अभाव बन जाता है यहाँ पर। और इस प्रशासन की मुख्य विशेषता में जो होता है ना, सख्त अनुशासन होता है, आदेश का कठोरता से पालन करना होता है, और अधीनस्थों का दामन भी इसमें शामिल होता है। चलिए आगे देखिए, किस आकलन तकनीक में छात्रों को अपनी प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने काम का संग्रह बनाना शामिल है? तीसरे का राइट आंसर होगा, ये पोर्टफोलियो का आकलन करना होता है। इसमें प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए अपने काम को संग्रह करना शामिल होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि निश्चित अवधि के दौरान छात्र के काम होते हैं, उसके प्रयास और उपलब्धि का एक व्यवस्थित संगठित फाइल होता है या संग्रह होता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए प्रतिभाशाली छात्रों को सीखने की गति और बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों से अधिक होती है, इसलिए उनके लिए विशेष चुनौतीपूर्ण शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। शिक्षक को ऐसे बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के लिए अनुकूलित यानी कस्टमाइज्ड और समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। उन्हें केवल अतिरिक्त समय देने या स्नेह दिखाने से उनकी रचनात्मकता का विकास नहीं होता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए कार्य देने चाहिए उनको। ठीक है, और सृजनात्मक बच्चों को समस्या समाधान हो, चाहे स्वतंत्र सोच, नवाचार जो इनोवेशन होता है, इसके लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां है, निम्नलिखित में से किस क्रिया की गलत व्याख्या का सबसे खतरा अधिक होगा? खतरा होगा सबसे अधिक किसका? समझने का। ठीक है, विकल्प सी लगाइए। देखिए एक मनोवैज्ञानिक ब्लूम थे। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, अनुदेशनात्मक उद्देश्य को ऐसे शब्द में लिखा जाना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से मापा और देखा जा सके।
समझना, जानना या सराहना करना। ठीक है, क्या क्या? एक तो होगा समझना, एक होगा जानना, ठीक, एक होगा सराहना करना। ठीक, ये तीनों में से कोई होता है यहां पर तो आंसर हो जाता है। ऐसे शब्द जो होते हैं अस्पष्ट होते हैं, इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो ये शिक्षक और छात्र द्वारा इनकी अलग अलग मानसिक व्याख्या की जा सकती है। इसके विपरीत एक वर्ड आता है आपका सूची, जैसे सूची हो गया, ठीक, सूची हो गया, सूची बनाना हो गया, चाहे फिर आपका वर्ड आएगा निर्माण करना, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट होता है। फिर एक वर्ड आता है आपका प्रदर्शित करना, क्या? प्रदर्शित करना, ठीक है। तो ये क्या शब्द क्या होते हैं? एक्शन वर्ब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? क्रियात्मक होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। इसमें दिखता है हर चीज क्या होते हैं, ये क्रियात्मक, दैट मींस एक्शन होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए आगे देखिए, शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। किस भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षक को? तो ये हो जाएगा आपको एक उपयुक्त तकनीक और मानक अपनाने के लिए। विकल्प डी लगाइएगा, विकल्प डी यहां पर सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्यों होता है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र की रुचि जो होती है, बुद्धि होती है, सीखने की गति होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि सबकी सब अलग होती है, जिसे मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। और शिक्षक को इन भिन्नताओं को पहचान करके इनकी शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड्स में विविधता लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि हर छात्र अपनी क्षमता अनुसार ही लाभान्वित हो सकता है। सबकी जो क्षमता होती है एक बराबर नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा लूं। चलिए, डैश वह प्रक्रिया जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। कौन सी स्थिति होगी ये होगी सामान्यीकरण। विकल्प बी लगाइए, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न विशिष्ट स्थिति में सामान्य पहलू या बुनियादी संबंधों की पहचान होता है। सामान्यीकरण किसको कहा जाता है? जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन। कभी कभी इंग्लिश पूछ दिया जाएगा तो इसका इंग्लिश होगा जनरलाइजेशन। यानी सामान्यीकरण के माध्यम से हम कई विशिष्ट उदाहरण या अनुभव के आधार पर एक व्यापक नियम या सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और शिक्षण की एक आगमन विधि होती है, इंडक्टिव मेथड होता है, जहां पर छात्र विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम यानी स्पेसिफिक टू जनरल की ओर बढ़ते हुए सामान्यीकरण के चरण तक पहुंचते हैं। और यह प्रक्रिया छात्र में तार्किक क्षमता और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। जबकि आप एब्स्ट्रैक्शन में जाएंगे, अमूर्तन में जाएंगे, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि किसी वस्तु या विचार के केवल आवश्यक गुण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया जाता है, तो हो जाता है आपका अमूर्तन, हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन, हो जाता है। क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्शंस होता है, ये भी ध्यान रखना है, अमूर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है ऊपर दिए गए किस शिक्षण पद्धति को संदर्भित करता है? कथन जो दिया गया, दो कथन। पहला है, यह विधि कसौटी की प्रक्रिया की तरह जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणा में काटते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कहा जा रहा है इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ये परमानेंट होता है। ये कथन ना विश्लेषण विधि के बारे में कहा गया, यानी किसी समस्या या बड़ी अवधारणा को छोटे छोटे और सरल भागों में काट कर विभाजित करके उसका तार्किक अध्ययन किया जाता है। और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन के शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें कि छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं और छात्र सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है अधिक स्पष्ट होता है, अस्थायी यानी कि परमानेंट, जो मैंने अभी बताया परमानेंट होता है। इसके विपरीत आप संश्लेषण विधि में जब जाएंगे ना, ये संश्लेषण विधि में जब जाएंगे, इसमें क्या होता है, इसको सिंथेसिस मेथड कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण इकाई बनाई जाती है, तब बच्चे सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, विश्लेषण मेथड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप निम्न में से आदतों को आकार देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 4 ऑप्शन है, 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। देखिए प्रशिक्षण होगा यहाँ पर, विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि किसी विशिष्ट कौशल जो स्किल होता है इसका विकास करने के लिए निरंतर अभ्यास के माध्यम से व्यवहार और आदत को दिशा देना होता है। वही बात आप टीचिंग यानी शिक्षण में आएंगे तो शिक्षण का मुख्य रूप से ना ज्ञान और बौद्धिक समझ के विकास पर केंद्रित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। मतारोपण यानी कि ये होता है इंडोक्ट्राइनेशन होता है। इसका मतलब होता है कि विचार या मान्यता को बिना किसी तर्क के स्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है, ये आदत निर्माण का सही और वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है। तो मतारोपण जो होता है ये नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज का मैंने बता दिया। प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण का निरंतर व्यवस्थित
अभ्यास से अच्छी आदत का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन का स्थायी हिस्सा भी बन जाता है। तो प्रशिक्षण यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आप अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, किस तरह स्वतंत्र बनाएंगे। देखिए, विद्यार्थी को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने के लिए शिक्षक को उन सभी को जिम्मेवारी देना होगा। ठीक है, यानी कि विकल्प ए राइट आंसर होगा। शिक्षक को यानी सभी को जिम्मेवारी देकर के आप स्वतंत्र बना सकते हैं। ठीक, छात्र को कक्षा प्रबंधन या पाठ्य सहगामी क्रिया को करिकुलर एक्टिविटीज में जो जिम्मेदारी सौंपने से उनमें नेतृत्व, सही निर्णय की क्षमता होगा, उसका विकास होता है। निश्चित रूप से ये जाकर आगे जाकर के बहुत ही पॉजिटिव वे में काम आएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है 11 नंबर, छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो, किस शिक्षक का सम्मान करते हैं, जो सही तरीके से पढ़ाते हैं। विकल्प ए होगा। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक वह होता है जिसकी शिक्षण शैली ऐसी हो कि हर मानसिक स्तर का छात्र विषय को आसानी से समझ सके। और केवल बहुत सारी डिग्रियां होना या सुंदर दिखना या अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं होती है, बल्कि छात्रों के साथ उनका संवाद कैसा है, शिक्षण कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाते हैं और बच्चों की शंकाओं का उचित और तार्किक समाधान करते हैं, वे छात्रों के प्रिय बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राइटिंग बोर्ड क्या है। राइटिंग बोर्ड के बारे में पता है, श्यामपट या व्हाइट बोर्ड जो होता है राइटिंग बोर्ड होता है। ये विजुअल एड होते हैं, दृश्य सहायता होता है, विजुअल एड, विजुअल एड होता है, विजुअल एड्स होता है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मानकीकृत परीक्षणों पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रारूप कौन सा होगा। यह होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है वहां पर अमेरिका में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रारूप में ना कंप्यूटर या ओमार यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से लाखों कॉपियों की जांच जल्दी और बिना किसी मानवीय पक्षपात के की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। आगे देखिए, एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या पूछेंगे, यह ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का प्रश्न है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा दिया गया, एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बताना है। ये होगा अनुप्रयोग कहा जाता है, ये अनुप्रयोग वाला वर्गीकरण है। ठीक है, नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में जो ज्ञान छात्र ने प्राप्त किया है उसका उपयोग अप्लाई करके साक्षात्कार के लिए क्या होगा, प्रासंगिक प्रश्न तैयार कर सकता है। अगर नवीन प्रश्न का निर्माण होगा, सृजन होगा, क्रिएट किया जाएगा, सिंथेसिस होगा, इसका भी हिस्सा होगा, लेकिन जो विकल्प दिया गया है व्यवहारिक स्थिति में साक्षात्कार का उपयोग अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अनुप्रयोग दैट मीन्स एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। आगे देखिए, टीम शिक्षण से डैश एकीकरण होता है। कौन सा एकीकरण होगा टीम शिक्षण से, यह होगा संसाधन। ठीक है, संसाधन एकीकृत होगा। ऐसी व्यवस्था होती है ना टीम शिक्षण, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ मिलकर किसी कक्षा के शिक्षण की योजना बनाते हैं और पढ़ाने का काम करते हैं। और इस प्रक्रिया में सभी शामिल शिक्षक के ज्ञान, विशेषज्ञता, समय और शिक्षण सामग्री संसाधन का एकीकरण हो जाता है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। तो कोई भी एक शिक्षक हर उप विषय के पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए शिक्षण जो टीम शिक्षण होता है इसमें शिक्षक अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिस तरह से आपका भी अभी क्लास कर रहे होंगे तो शिक्षण वाला पार्ट का कोई और टीचर पढ़ा रहे होंगे, एसएसटी वाला कोई और टीचर पढ़ा रहे होंगे, फिर एसएसटी में जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का अलग अलग पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह होता है टीम शिक्षण, पूरी टीम बनती है हर इंस्टीट्यूट की। अगला देखिए, किसी संस्थान में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें, और यहाँ पर कूट के हिसाब से सही आंसर बताना है। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है। पहला दिया गया यहाँ पर क्या है कि शिक्षक किस पद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं। शिक्षक वातावरण को प्रभावित करने वाला, शिक्षक किस हद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं, ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कारक इसमें शामिल नहीं होगा। देखिए, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वातावरण वो होता है जहां पर छात्र बिना किसी डर या संकोच के अपने विचार व्यक्त करेगा, उसके साथ उसके लिए रेनफोर्स करेगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और ओपन डिस्कशन, जो खुली चर्चा होती है, इससे कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल बनता है जो छात्रों को सक्रिय भागीदारी देने में सुनिश्चित करता है यहाँ पर। और सकारात्मक जो होते हैं, जैसे शाबाशी दिया जाए, पुरस्कार, प्रोत्साहन दे करके छात्र का आत्मविश्वास जो होता है बढ़ाया जाता है और सीखने के प्रति उसकी आंतरिक प्रेरणा भी जगता है यहाँ पर। तो पहला वाला यहाँ पर शामिल नहीं होगा। दूसरा, कक्षा और संस्थान के भीतर साझा खुली चर्चा की गुंजाइश, ये वाला होगा, प्रभावित करेगा।
तीसरा होगा यहाँ पर शिक्षकों की विषय वस्तु में निपुणता। कोई भी शिक्षक कितना निपुण है जैसा कि छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने में परिलक्षित होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है निपुण है शिक्षक लेकिन कुछ छात्र नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा। अगला है संस्थान या कक्षा में सकारात्मक पुनर्वलकों का बार बार उपयोग, ये वाला सही होगा, इस सभी छात्र के लिए उपयोगी होगा। पांचवा शिक्षक की उपलब्धता और उसका मार्गदर्शन। ठीक है, उपलब्ध होना सिर्फ मार्गदर्शन देने से छात्रों का भविष्य नहीं होगा, शिक्षण प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, ये शामिल नहीं होगा। यानी कि शामिल क्या होगा, दूसरा और चौथा सिर्फ शामिल होगा। इसमें दूसरा चौथा कहाँ है, विकल्प डी में है, विकल्प डी लगाइएगा सही जवाब। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मानचित्र सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। इसमें से कौन सी उपयुक्त होगी सबसे अधिक, बताइए। तो यहां पर विकल्प डी लगाइएगा। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रतीकों का उपयोग करके और चीजों की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करके अपने निकटतम परिवेश में मानचित्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षा में एक छोटा शिक्षण अनुभव है जिसका उद्देश्य शिक्षण अवधि को कम करना है। कितना कम करना है, ये 5 से 10 मिनट करना होगा, विकल्प ए यहां पर लगाइएगा। 19 नंबर देखिए, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कैसी व्यवस्था होगी, तो कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं होगा, विकल्प बी लगाइएगा। अनुदेशात्मक कार्य का सीधा संबंध सामान्यतः कक्षा के अंदर पढ़ाने, छात्रों को शैक्षणिक निर्देश देने और अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसको संचालित करने का मतलब ही होता है अनुदेशात्मक कार्य करना। विद्यालय भवन हो, फर्नीचर हो, प्रयोगशाला के उपकरण हो, बिजली हो या पानी हो, इन सभी भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रबंधकीय कार्य की श्रेणी में आता है। अगर अच्छे भौतिक संसाधन शिक्षा के लिए एक सुचारू वातावरण बनाते हैं लेकिन वे स्वयं शिक्षण कार्य या निर्देश का हिस्सा नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और शिक्षक का पूछेगा क्या होगा, तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, अनुदेशात्मक होता है। शिक्षक का कार्य कैसा होगा, अनुदेशात्मक कार्य किसका होगा, शिक्षक का। पूछेगा निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षक का है, तो यहाँ पर दिया गया अनुदेशात्मक कार्य लगाइएगा। जबकि प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है भौतिक संसाधन को जुटाना, ठीक है। प्रधानाचारक जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल या फिर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इनका कार्य होता है भौतिक संसाधन जुटाना, भौतिक संसाधन, ठीक है, इसको जुटाने का काम करना। चलिए 20 नंबर देखिए, यहां पर है समस्या समाधान का वह चरण जिसमें जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करना शामिल है। कौन सा चरण होता है, ये होता है कार्य करने की योजना बनाना, विकल्प बी लगाइएगा। देखिए, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जॉन डेवी के विचार से प्रस्तुत है। यहां पर समस्या समाधान किसके, जॉन डेवी, इसके विचार से प्रस्तुत है यहां पर। और इसमें जो हाइपोथेसिस होता है, परिकल्पना तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि छात्र में चिंतन विकसित किया जाए। क्या चीज, चिंतन। जो छात्र चिंता में फंसे रहते हैं उनको चिंता से निकाल करके चिंतन की ओर लाना, ठीक है। चिंतन यानी विचार को, अपना विचार को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। चिंता क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस होता है, और चिंतन क्या होता है, पॉजिटिव सेंस होता है। कभी भी अपने लाइफ में आप भी चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। और इसकी सत्यता की जांच आगे की प्रक्रिया में की जानी होती है। जब समस्या की पहचान, उसका स्पष्टीकरण हो जाता है तो उसके तुरंत बाद योजना बनाकर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, और इसके बाद आंकड़ों को संग्रह किया जाता है और अंत में परिकल्पना का परीक्षण करके सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो कार्य करने की योजना बनाना यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करने में शामिल होगा, विकल्प भी लगाइए। आगे देखिए 21 नंबर, डैश को छोड़कर सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक क्या होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आसान सा, विकल्प ए होगा, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। यानी क्लासरूम प्रोसेस में शामिल ये प्रमुख घटक होंगे। कक्षा प्रक्रिया रूप से छात्र पाठ्यक्रम अधिगम यानी लर्निंग पर केंद्रित होता है, जिससे शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में परिवर्तन लाना होता है। पहला होता है कि अपेक्षित सीखने के परिणाम तय कर लिए जाए। फिर अगले चरण यानी दूसरे चरण में कक्षा के विचार का लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। तीसरे चरण में विद्यार्थी की प्रगति का आकलन दैनिक प्रक्रिया के विभिन्न अंक के रूप में माप लिया जाता है। और शिक्षण जो शिक्षक होता है, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन आमतौर पर प्रशासनिक स्तर यानी प्रधानाचार्य या पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है, जो वहां के प्रिंसिपल होते हैं। और शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन सीधे तौर पर रोजमर्रा की कक्षा जो होती है, क्लासरूम डायनेमिक्स होती है, इसका हिस्सा नहीं होता है। किसी शिक्षक को देखेंगे आप अच्छा पढ़ा रहे हैं क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे शिक्षक हैं, उससे कितने बच्चे प्रभावित हैं, कितने बच्चे सीख पा रहे हैं, कितने बच्चों तक उनके द्वारा सिखाया गया है, ये भी मायने रखता है, ठीक है। आगे देखिए, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो यहां पर लगाइएगा विकल्प डी, व्यवहार में संशोधन, विकल्प डी हो जाएगा। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है, जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे गेट्स,
उनका नाम था गेट्स। इनके अकॉर्डिंग अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में आया जो सकारात्मक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो होता है, यही अधिगम कहलाता है, लर्निंग, सीखना कहलाता है। तो अधिगम केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना या सूचनाओं को कंठस्थ कर लेना नहीं होता है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन और आचरण में भी उतारना होता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। और एक सफल अधिगम मुख्यतः वह होता है जो व्यक्ति के पूर्व व्यवहार में संशोधन करके उसके नई परिस्थिति के साथ बेहतर समायोजन करने में सक्षम बनाता है। और ज्ञान का अधिग्रहण केवल पहला कदम हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य व्यवहार में परिमार्जन ही होता है, यानी व्यवहार में संशोधन ही होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। चलिए 23 नंबर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र शिक्षक एक छोटे पाठ की योजना बनाता है जिससे वह कर सकता है, क्या कर सकता है, तो वह किसी विशेष कौशल का अभ्यास कर सकता है। विकल्प डी लगाइएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है समान रूप से भावी शिक्षक में शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स का विकास करना होता है और उन्हें कक्षा के लिए तैयार करना होता है। इसमें एक समय में एक लेवल तक ही विशिष्ट कौशल जैसे कि प्रस्तावना कौशल, पुनर्वनन कौशल या व्याख्या कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि उसमें पूरी निपुणता हासिल किया जा सके। तो वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को सरल बना करके, क्योंकि इसमें छात्र की संख्या, पाठ की अवधि 5 से 10 मिनट दोनों बहुत कम होते हैं, तो अभ्यास के तुरंत बाद क्या होता है, छात्र शिक्षक को उसकी कमी पर रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है जिससे वह क्या करता है, विशेष कौशल में सुधार कर सकता है। तो यहाँ पर विशेष कौशल का अभ्यास करना ही होता है। छात्र शिक्षक छोटे पाठ की योजना बनाता है जिससे क्या कर सकता है, विशेष कौशल का अभ्यास कर सकता है। विकल्प डी सही है। सोलो का क्या मतलब होता है, सोलो क्या होता है, देखिए सोलो टेक्सोनॉमी जो होता है जॉन बिग्स और केविन कोलिस यानी बिग्स एंड कोलिस 1982 में दिया गया था। किसके द्वारा, बिग्स एंड कोलिस के द्वारा दिया गया था 1982 में, ये थ्योरी दिया गया था। ठीक है, ये एक संरचनात्मक मॉडल होता है। ठीक है, अवलोकन किए गए सीखने के परिणाम की संरचना होता है। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जिसमें छात्र के सीखने की गुणवत्ता और उनकी विषयगत समझ की गहराई का मूल्यांकन करने में शिक्षक की मदद करता है। इसके अंतर्गत सीखने के 5 स्तर बढ़ते हुए चरण में विभाजित किए गए हैं। पहला होता है प्री स्ट्रक्चरल, यहाँ पर मैं लिख दूं, चलिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये होता है प्री स्ट्रक्चरल, ठीक, पहला चरण में। अगले चरण में प्री स्ट्रक्चरल के बाद क्या होता है, यूनि स्ट्रक्चरल। ठीक है, यूनि स्ट्रक्चरल में शॉर्ट में लिखता है यूएस। ठीक, उसके बाद होता है मल्टी स्ट्रक्चरल, एमएस। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिलेशनल होगा। फिर अगले चरण में आपका हो जाएगा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये होता है इसका फुल आगे पूरा एकदम चरण होता है 1 by 1। अगर सजाने के लिए आ जाए तो 1 में कौन आएगा, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह मॉडल न केवल रटने की बजाय छात्र द्वारा विशेष विषय के विभिन्न पहलुओं को आपस में जोड़कर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का आकलन करता है, इसलिए ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या है, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। 25 का ये लगाइएगा, स्वयं परिश्रम करना चाहिए, यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी। विकल्प ये यहाँ पर सही होगा, आसान सा जवाब हो गया। 26 नंबर है, परीक्षण के निर्माण के 4 चरण क्या हैं। यहाँ पर परीक्षण निर्माण के ये होंगे, परीक्षा की योजना बनाना, तैयारी करना, ये तो होगा ही, परीक्षण का प्रयास ये भी होगा, परीक्षण का मूल्यांकन ये भी होगा, यानी सभी हो जाएंगे। विकल्प डी लगाइएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। देखिए परीक्षण के उद्देश्य विषय वस्तु का निर्धारण होता है, दूसरे चरण में ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न का निर्माण होता है या तैयारी होता है, प्रिपरेशन की जाती है, अंकन योजना बनाई जाती है। फिर तीसरे चरण में परीक्षण का एक ड्राफ्ट तैयार करके छोटे समूह पर उसको ट्राई आउट यानी प्रयास किया जाता है ताकि प्रश्नों की कठिनाई स्तर और कमी का पता चल सके। फिर अंतिम चरण में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और उपयोगिता की जांच करके उसका अंतिम मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ये सारे चरण आएंगे तीनों के तीनों, तो इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पास सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि जैसे कई विषयों में बहुत सारी वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। इसमें से बताना है कौन कौन सा सही होगा। पहला यहाँ पर है परिवार और समुदाय, इसमें शामिल होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक, ये भी शामिल होगा। तीसरा चमड़े, चमड़े का क्या यूज है, नहीं शामिल होगा। कहानी और कविताएं भी शामिल होंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 4 विकल्प ये लगाइएगा, ये सही होंगे। देखिए बच्चे जो होते हैं स्कूल आने से पहले ही आसपास की दुनिया, परिवार या उनकी सहज जो समुदाय होते हैं उससे अनुभव लेकर के आते हैं। और कभी कभी पाठ्य पुस्तक में दी गई जटिल भाषा, प्रतीकात्मक चित्र जो होते हैं, इसके कारण बच्चे अपनी अलग यानी वैकल्पिक समझ विकसित कर लेते हैं उन चित्रों के माध्यम से। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में अक्सर कहानियां लिखी रहती है और फिगर के माध्यम से, और ये सारा क्वेश्चन जो आएगा आपका यहाँ से हो, चाहे 100 प्रश्न आपके जो जीएस वाले पूछे जाएंगे, उसमें भी दोनों जगह पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोनों जगह पर आपको एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की बुक आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी का कहां से कहां तक पढ़ना है, 9 to 12 का बुक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, पीजीटी वाले सिर्फ 11, 12 पढ़ लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग का। ठीक, क्योंकि 70 प्रश्न लाना है, लड़की लोग को 60 प्रश्न में ही यहाँ पर क्वालिफाई होना है। आगे देखिए, सफल होने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 28 नंबर बताइए क्या करना चाहिए। एक सफल शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी को उनके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में पूरी तरह से हेल्प करता है। तो 28 का आसान सा होगा विकल्प ए, विद्यार्थी को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना। 29, इनमें से कौन सी पाठ्य चर्चा की प्रकृति है, बताइए कौन सी पाठ्य चर्चा प्रकृति होगी। इसमें सभी आलोचनात्मक, रचनात्मक, रूढ़िवादी, संरक्षण पहलू शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा, विकल्प डी लगाइए, सभी, रचनात्मक, आलोचनात्मक और संकीर्ण सभी शामिल होंगे इसमें। 30 नंबर प्रश्न है, नलिनी तीसरी कक्षा में विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को और अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति क्या होगी। इसमें से कौन सा रणनीति सबसे सर्वोत्तम होगा, ये होगा विकल्प डी, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाना सबसे उत्तम रणनीति माना जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर जैसे तीसरी कक्षा के बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और उनको एकाग्र रखने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स जैसे वीडियो का एनिमेशन या सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। और वीडियो फिल्म देखने से बच्चे न केवल जानवर के वास्तविक रूप, आवाज, व्यवहार को देख पाते हैं बल्कि उनकी उपयोगिता को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। एक एडगर डेल थे, उनका नाम था एडगर डेल। एडगर डेल के अनुभव जो शंकु थे, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो बच्चे एक साथ देखते हैं और सुनते हैं उनके दिमाग में अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, इसलिए बच्चे ग्रुप में जब भी देखते हैं तो उनको चीजें याद रहता है। बच्चे बोलते हैं ना, उस फिल्म में ये था, उसमें वो था, वो कार्टून में वो था, ये बच्चों को ज्यादा ध्यान रहता है, ज्यादा आकर्षित भी करता है। देखिए 30 प्रश्न जो थे आपके शिक्षण कला से थे। ठीक, आगे जो 20 प्रश्न होंगे ये आपके होंगे मैथ से होंगे। ठीक, और खास करके आपके जो इकोलॉजी वाला पार्ट होगा वहां से प्रश्न होंगे। तो 30 प्रश्न, चूंकि यहाँ पर शिक्षण कौशल वाला प्रश्न था, 30 प्रश्न कवर हो गया हमारा। ये मैथ्स वाला थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। और जब ये सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, 70 टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, 70 टेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर के 70 ही है ना, या 72 है, टोटल 70 टेस्ट है यहाँ पर इसमें। और 30 प्रश्न होंगे आपके, कितना हो गया, 2100 प्रश्न हो जाएगा। 2100 प्रश्न का अभ्यास कराएंगे आपको एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिर बात आएगी कि ये मैथ रीजनिंग वाला क्या करेंगे, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग। हमारा नंबर है 8676934039। इस नंबर को अपने फोन में सेव करके तब जाकर के लिख दीजिएगा एस्टेट शिक्षण कला या फिर एस्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। लेकिन हाँ, ये नंबर पहले व्हाट्सएप में सेव होना चाहिए, तब जाकर के लिखिएगा एस्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग, लिख दीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, तो आपको ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं 15 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में शिक्षण क्लास से पूछे गए सभी 30 प्रश्नों को। चलिए स्क्रीन में है पहला प्रश्न हमारा, समस्या आधारित अधिगम की प्रमुख अवधारणाएं क्या होंगी। इसमें दिया गया है पहला, कक्षा की गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, ये वाला भी यहाँ सही दिया गया है। और तीसरा विकल्प है छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है, ये वाला भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पर सही दिए गए थे ऊपर। चलिए दूसरा प्रश्न है, टीचिंग के पोस्ट एक्टिव फेज में इनमें से कौन सी एक्टिविटी शामिल है। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी वाला, इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर स्ट्रेटेजीज में बदलाव करना, ये वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए मुख्य रूप से 3 चरण में बांटा गया है। पहला होता है प्री एक्टिव यानी पूर्व सक्रिय, दूसरा होता है अंतःक्रियात्मक और तीसरा होता है उत्तर सक्रिय यानी पोस्ट एक्टिव। ये सारे शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया है जिनको 3 भाग में बांटा गया है। चलिए अगला देखिए, ईवीएस में अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
तो इसमें विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह देना, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प बी वाला। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाला हो जाएगा विकल्प डी वाला। इस प्रणाली में शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए फीडबैक के लिए कोई जगह नहीं होती, ये वाला स्टेटमेंट सरासर गलत दिया गया है और गलत ही पूछा गया है यहाँ पर, तो विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करिकुलम को इस तरह परिभाषित करती है, किस तरह से परिभाषित करती है, अध्ययन के कोर्स के रूप में, विकल्प डी लगाइएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले सब जो करिकुलम होता है, करिकुलम का मतलब ही होता है पाठ्यक्रम। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, जनरल साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को बराबर महत्व देने वाली एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, यह पॉलिसी आई थी 1972 में। चलिए नेक्स्ट, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता के सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे, ये हो जाएगा इंद्रियों को तेज करेंगे, विकल्प सी लगाइएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपका, अफेक्टिव डोमेन के सब ग्रुप्स का सही क्रम क्या होगा, ये करेक्ट यहाँ पर क्रम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, विकल्प डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, विकल्प डी यहाँ पर लगा लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण है, यह शिक्षण किस प्रकार की होती है, छात्र केंद्रित होती है, विकल्प बी लगाइए। एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह, क्यों ले जा सकता है, क्योंकि वह देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट होने से इसकी डैश बढ़ जाती है, क्या बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे ही रहेंगे तो इसकी वस्तुनिष्ठता भी बढ़ेगी, वैधता भी बढ़ेगी, साथ साथ विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, सारे हो जाएंगे, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, टीम टीचिंग में कितने घटक होते हैं, तो टीम टीचिंग में मुख्यतः 5 घटक होते हैं या 5 विशेषताएं होते हैं। पहला घटक होता है 2 या 2 से अधिक शिक्षक का समूह, दूसरा घटक होता है छात्र का एक विशिष्ट समूह, तीसरा होता है संयुक्त योजना जिसको कहा जाता है शेयर्ड प्लानिंग, चौथा होता है शिक्षण में संयुक्त जिम्मेदारी और पांचवा और अंतिम होता है संयुक्त मूल्यांकन। ये 5 घटक होते हैं टीम टीचिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5, विकल्प ए लगाइए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के चरणों का सही क्रम क्या होगा, 14 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा होगा सही क्रम, पहले स्थान पर तो आएगा लक्ष्य का निर्धारण। ठीक है, पहले लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, ठीक उसके बाद क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद इस योजना का सत्यापन करना होगा, सत्यापन करने के बाद क्या करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, एक बार टेस्ट ले लेंगे क्या योजना सही है, और लास्ट में लगातार निगरानी करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ ई वाला है ना, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा और ये 5 नंबर में होगा। तो सबसे पहले सी, तो देखिए सी किस में है, इसमें सी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें सी है तो ये हो सकता है, इसमें भी सी नहीं, ये नहीं होगा। सी के बाद कौन सा होगा दूसरे नंबर पर, यहाँ पर देख लीजिए, सी के बाद ए होना चाहिए, तो सी के बाद डी है ये वाला भी नहीं होगा, सी के बाद ए दूसरे नंबर पर, यहाँ पर फिर से मिलान कर लेते हैं, डी तीसरे नंबर पर, ई चौथे नंबर पर यहाँ पर है, और बी जो है 5वें नंबर, तो 5वें नंबर पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, जो छात्र क्लास में बार बार सवाल पूछते हैं कैसे होते हैं, सवाल पूछने वाले छात्र जो होते हैं उन्हें खुद से जवाब ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विकल्प सी लगाइए। ठीक है, 16 नंबर है, एक टीचर के लिए क्लास में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, बच्चों द्वारा दिए गए सुझाव पर सोचे और अच्छे सुझाव को लागू करने का काम करे, विकल्प सी लगाइए। एक साधारण प्रदर्शन या प्रयोग करना इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण होगा, यह प्रयोग जो होगा विस्तार से बताने का उदाहरण होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस क्लासरूम ऑडियो विजुअल के लिए उपयुक्त है, 18 का होगा डिजिटल प्रोजेक्टर। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, यह वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है, ये कौन सी भूमिका होगी, 19 का सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, विकल्प सी हो जाएगा, उसके काम का मूल्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका है, मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम के विकास में इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो छात्र की जरूरतों का, छात्र की क्षमताओं का और छात्र की रुचियों सभी का ध्यान रखना चाहिए, तो विकल्प डी लगाइए, इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका है, शिक्षक को शिक्षण कार्यों की योजना तदनुसार बनानी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, इनको योजना बनानी चाहिए छात्रों की क्षमता और रुचियों के अनुसार, विकल्प ए लगाइए। 22 नंबर है यहाँ पर, स्कूल की अन्य गतिविधियों के प्रति एक शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा रवैया होना चाहिए, ये होना चाहिए सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए।
आगे है शोध आधारित पाठ योजना मॉडल का उदाहरण क्या होगा। 23 का होगा आपका विकल्प कौन सा होगा, डी वाला होगा, यानी सभी। डेट मीन्स चार्लोट डेनियल्सन पाठ योजना मॉडल होना चाहिए, विभेदित अंदेशात्मक यहाँ डिजाइन होना चाहिए और सीधा निर्देश होना चाहिए। तीनों का तीनों होगा, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बनाना होता है, किस चीज को बनाना होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि निर्णय, जजमेंट बनाना या जजमेंट लेना, तो यहाँ पर निर्णय लेना, ठीक है, विकल्प ए लगाइए। 25 नंबर है किलपैट्रिक किसके प्रतिपादक थे। किलपैट्रिक जो जिनका नाम था विलियम हर्ट किलपैट्रिक, ये परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, विकल्प बी। गैर विकास बजट में शामिल है, क्या क्या शामिल होंगे, 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी सभी, यानी वेतन, भवन का रख रखाव, चालू खर्च सभी शामिल होंगे। 27 नंबर प्रश्न है शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता, किसकी अनुपस्थिति में बताइए, यहां पर किसकी अनुपस्थिति में होगा, तो अभिप्रेरणा की अनुपस्थिति में, विकल्प सी यहां पर सही है। माइक्रो टीचिंग क्या नहीं है, इसमें से क्या नहीं है वो बताना है। 28 का राइट आंसर क्या होगा, ये टीचर कैंडिडेट्स को असली क्लासरूम माहौल के लिए तैयार नहीं करता है, बिल्कुल तैयार करता है, ये वाला माइक्रो टीचिंग नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्री ऑपरेशनल सोच की कमी नहीं है। 29 का सही जवाब लगाइएगा आप लोग, विकल्प भी लगाइएगा, प्रतीकात्मक सोच का विकास। 30 नंबर है सामग्री का अर्थ समझना। सामग्री का अर्थ क्या समझना होता है, इसका होता है समझ, यानी कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। ये 30 प्रश्न थे जो कि आपके किससे थे, शिक्षण कला से। यहां से आगे आप जो होगा ये होगा मैथ रीजनिंग, और जो अलग होता है डाटा एनालिस्ट, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन के सिवा आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सेट दूसरे शिफ्ट की तरफ। 15 अक्टूबर को ही सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षण कला से, उन सभी प्रश्नों को आप कवर करते हैं। पहला है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होंगे, कौन कौन से होंगे, व्यक्तिगत कारक होंगे, शिक्षक संबंधी कारक होंगे और पर्यावरणीय कारक, ये तीनों होंगे, इसलिए विकल्प लगाइए सभी। चलिए आगे देखिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ये छात्र केंद्रित होनी चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए जो इन पर केंद्रित हो, किन चीजों पर केंद्रित होना चाहिए, आत्मचिंतन के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, विकल्प डी लगाइएगा। अगला, अंजलि अपनी ईवीएस क्लास में पानी टॉपिक पढ़ाते समय पानी के अलग अलग सोर्स और पानी बचाने के लिए व्यक्तिगत कामों पर रोल प्ले करवाती है। इस एक्टिविटी का मुख्य मकसद क्या है, इसका मुख्य मकसद होगा सीखने की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी भागीदारी पक्का करना, विकल्प सी। किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं, 5 का लगाइएगा ए, आगमनात्मक विधि में। मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र का उदाहरण क्या होगा, ये छात्र होता है, तो यहाँ पर छात्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है, छठे का हो जाएगा बी, एक प्रयोग करता है, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, डैश एक अच्छे शिक्षक का गुण है, कौन सा होगा, ये होगा विकल्प बी, विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 8वां है जॉन डीवी की सोच पर आधारित है, क्या आधारित होगी, तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्चा, विकल्प ए लगाइए। नेक्स्ट है डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है, इसका करेक्ट होगा विकल्प बी, यहां पर रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, किस तरह की होती है ये होती है पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति के अवसर मिलते हैं। 11वां प्रश्न है आकलन डैश ब्लूम के वर्गीकरण का एक कारण है, 11 का यहां पर हो जाएगा विकल्प डी, यहां पर कोई भी यहां पर आकलन का कारक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लूम का वर्गीकरण का कारक होगा, तो आकलन का मूल्यांकन, जो आकलन या मूल्यांकन होगा या साँचा होगा, यानी इवैल्यूएशन और टेम्पलेट जो होगा, ये डिजाइन नहीं है, बल्कि ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण का एक स्तर होता है, ठीक है, इसलिए ये सारा का सारा कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। और बेंजामिन ब्लूम नाम था, 1956 के शैक्षिक उद्देश्य को 3 प्रमुख क्षेत्र में बांटा था। एक तो पहला था संज्ञानात्मक दैट मीन्स कॉग्निटिव, पहला था, ठीक। दूसरा क्या था बताओ जल्दी से आप लोग, दूसरा वाला था इनका भावात्मक था, भावात्मक मतलब अफेक्टिव, और तीसरा था मनोगत्यात्मक, ठीक है, दैट मीन्स साइकोमोटर, ठीक, ये तीनों थे ब्लूम के वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी टेस्ट को वैल्यू देना क्या कहलाता है, 12 का हो जाएगा विकल्प डी, मूल्यांकन कहलाता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया, किसको सिद्ध किया था, तो बच्चा वस्तु को समग्र के रूप में देखता है और फिर से उसे हिस्सा के रूप में, विकल्प लगाइए। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से डैश मापने के लिए किया जाता है, 14 का होगा विकल्प सी, यहां पर व्यक्तित्व होता है, ठीक।
15 योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? 15 का यहाँ पर साल के अंत में, विकल्प ए लगाइएगा। 16 नंबर है पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। ये किस तरह की होती है? विशेषता बताने के लोग, ठीक है, विकल्प डी। समय के साथ शिक्षक अपना डैश बदलते हैं, क्या बदलते हैं? उद्देश्य, पढ़ाने का तरीका, कमरा या समय? बताइए क्या बदलेंगे शिक्षक? ये बदलेंगे पढ़ाने का तरीका, विकल्प बी। 18 नंबर है कौन सी मूल्यांकन तकनीक छात्रों की शक्तियों, कमजोरियों और सीखने की जरूरतों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती है? ये कौन सा मूल्यांकन होगा? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा होगा? निदानात्मक मूल्यांकन, विकल्प सी लगाइएगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सटीक कारण जानने के लिए निदान करता है, डायग्नोसिस करता है, उसी प्रकार ये शिक्षण भी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट हो गया। चलिए, CAI का मतलब क्या होता है? CAI का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंट्रोडक्शन, विकल्प बी लगाइएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? 20 का लगाइएगा सी, रचनावाद से। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक ने अनेक उदाहरण देकर समझाया कि घर्षण भी हमारे लिए कई प्रकार के उपयोगी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उसके लिए गलत तरीके से उद्धृत किया गया था? 21 का सी लगाइएगा यहाँ पर। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु सदैव घर्षण के कारण वापस हमारे पास आती है। ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। चलिए आगे देखिए, ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा डैश अधिगम पद्धति शुरू की गई थी? 22 का लगाइएगा, विकल्प ए यहाँ पर। सूक्ष्म शिक्षण अधिगम शुरू किया गया था। चलिए 23 नंबर है पर्यवेक्षण का अर्थ शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहयोगात्मक कार्य करना है, यह कथन किसका है? 23 का लगाइएगा। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है यह है किसका? होए और फोर्सिंथ का, विकल्प बी। अलग अलग चीजों की जांच करना और उन्हें क्लासिफाई करना किसका उदाहरण है? 24 का यहाँ पर सही जवाब होगा, विकल्प ए यहाँ पर, एक्सप्लोरर का, ठीक है, एक्सप्लोर का। अच्छा एजुकेशनल माहौल देना क्या होता है? ये अच्छा एजुकेशनल माहौल होता है नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होता है, विकल्प बी। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? बताइए किस क्षेत्र का? ये होगा भावात्मक क्षेत्र का। सूक्ष्म शिक्षण में एक विद्यार्थी शिक्षक का एक छोटा पाठ डैश को पढ़ाता है। कौन सा पाठ पढ़ाता है? ये पढ़ाता है विद्यार्थियों का छोटा समूह, विकल्प बी। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा की प्रभावशीलता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? 28 का लगाइएगा, विकल्प बी। 29 नंबर है निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? 29 का ये होगा चिंतनशील स्तर। 30 नंबर है अधिगम को व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन माना जाता है, यह आधारित है, किस पर आधारित होगा? यह होगा अभ्यास और अनुभव पर आधारित, विकल्प ए लगाइएगा। चलिए अब देखते हैं 16 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में शिक्षण कला के पूछे गए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक की अंतिम भूमिका क्या होती है? यह होती है सुविधा देने की, विकल्प सी। नेक्स्ट है ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा कौन से शिक्षण अधिगम पद्धति शुरू की गई थी? यह हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण। देखिए ये सब प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, रिपीट आ रहे हैं। जब ये वाला सीरीज यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग 2025 वाला, इसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे 2024 वाला, ठीक है। फिर सबका कंबाइंड वीडियो आएगा लगभग 2000 प्रश्न का। जब 2025, 2024 और 2023 का अलग अलग करवा देंगे, फिर इसका मर्ज वीडियो आएगा और उसमें विश्लेषण के साथ बताएंगे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। वो लास्ट में बताएंगे जब एग्जाम का आपका एक सप्ताह रह जाएगा, तो लगभग 5 घंटे का वीडियो लाएंगे, उसमें सारा चीज कंप्लीट कर देंगे आपको। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तीसरे का राइट आंसर होगा विकल्प डी, परीक्षण। नेक्स्ट है विशिष्ट विषयों को समझने के लिए मॉडलों या व्यवहारिक प्रदर्शनों का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। चौथे का हो जाएगा विकल्प सी, स्पष्ट करना। साथियों आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर स्टेट तैयारी फोर्स सभी के टेस्ट सीरीज करवाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया, किस तरह के क्वेश्चन पहले करवाने हैं, फिर किस तरह के बाद में कराने हैं, और सारा लॉन्ग वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, ताकि इतना तो आप लोग को जरूर विश्वास दिला देंगे कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे इस क्षेत्र से, तो वहां वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सा विधि का यूज होना चाहिए इसमें यूज होना चाहिए मनोरंजक और खेल संबंधी, विकल्प बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है? 6 का लगाइएगा यहाँ पर, विकल्प सी। यहाँ पर दोनों सीखने का प्रतिमान और अनुदेशात्मक प्रतिमान दोनों होगा यहाँ पर।
7 नंबर प्रश्न है आपका, शिक्षण में विभिन्न तकनीक का प्रयोग बनाता है। क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका शिक्षण को आसान बनाएगा, रुचिकर बनाएगा और छात्र ध्यान देते हैं, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, विकल्प डी लगाइए। 8 नंबर है, किस प्रकार की पाठ्य योजना किसी विशेष विषय का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है। 8वें का हो जाएगा विकल्प सी, अनुक्रमिक पाठ्य योजनाएं। वाद विवाद एवं विचार विमर्श किसका उदाहरण है। 9वें का लगाइएगा सी, संलग्न होने का। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को जाना जाता है। यह स्कोरिंग गाइड को किस रूप में जाना जाता है, तो रूब्रिक्स के रूप में, विकल्प ए। 11 नंबर प्रश्न है, SIOP मॉडल का पूरा नाम क्या होगा। SIOP मॉडल का नाम होता है सिल्टर्ड इंस्ट्रक्शंस ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल, विकल्प बी लगाइए यहाँ पर, विकल्प बी सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। बताइए कौन सी भावना होगी ये होगी प्रतिनिधि, विकल्प सी लगाइएगा। 13 नंबर है, इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है। 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, निर्देशात्मक निर्णयों और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। सीखने को उद्देश्य का एक उद्देश्य क्या होगा। 14 का लगाइएगा आप लोग, विकल्प डी, अपेक्षाओं को बताना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। 15 का आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, विकल्प सी होगा, थॉर्नडाइक सिद्धांत जो होगा एक्स और वाई का सिद्धांत है। 16 नंबर है, कक्षा प्रबंधन शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसमें 3 बुनियादी कार्य शामिल हैं, जो कौन कौन से हैं यहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन से बताइए कौन कौन से होंगे। एक तो योजना बनाना, फिर उसका प्रबंधन करना, फिर उसको कार्यान्वित करना, विकल्प यही सही हो जाएगा। 17 नंबर है, समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण क्या होगा, खेल का मैदान, हॉस्पिटल, समुदाय या स्कूल, क्या होगा, समाज के दर्पण के रूप में चिन्हित किया जाता है स्कूल को, विकल्प डी लगाइए। 18 नंबर प्रश्न है, पाठ्य चर्चा है। पाठ्य चर्चा क्या होता है, यह होता है किसी संस्था की समग्र गतिविधियां होती है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के क्षेत्र की संख्या कितनी होगी, अभी पीछे बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, कितनी, 3 होगी। किसी संस्थान में सकारात्मक शिक्षण वातावरण से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें और इसमें से बताना है कौन कौन से होंगे। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, बताना है। पहला, शिक्षक किस हद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं। ये प्रभावित करने वाले कारक में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चा समझेगा ही। अगर प्रस्तुति देता है शिक्षक स्पष्ट रूप से, जरूरी नहीं है कि सभी छात्र समझ पाएंगे, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आता है, गलत होगा। दूसरा है, कक्षा और संस्थान के भीतर साझा करने और खुली चर्चा की गुंजाइश करना। बिल्कुल, अगर छात्र के साथ आप कोई बात को साझा करते हैं, ओपनली साझा करते हैं और छात्र आपसे सवाल करते हैं, तो ये वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये अच्छा शिक्षण का मैटर होता है। दूसरा वाला सही है यहाँ पर। तीसरा, शिक्षकों की विषय वस्तु में निपुणता, जैसा कि छात्रों और प्रश्नों के उत्तर देने में परिलक्षित होता है। ऐसा नहीं होता है, अगर ठीक उसी तरह जैसा पहला यहाँ स्टेटमेंट गलत हुआ। अगर शिक्षक किसी विषय वस्तु में निपुण है और छात्र प्रश्न के उत्तर देने में परिलक्षित होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि छात्र वो रट्टा मार सकता है तब जवाब दे रहा है, ये भी तो हो सकता है। ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा है, संस्थान या कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलकों का बार बार प्रयोग करना। सकारात्मक वर्ड ही ऑटोमेटिक सकारात्मक का साइन हो जाता है, तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये तो बार बार कहा जा रहा है, किसी चीज को आप बार बार यूज में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जहन में बैठ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा, तो कभी भूलने योग्य नहीं होता है। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा, विकल्प डी लगाइए। लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है, 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी। एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और छात्र के बीच होती है। चलिए आगे देखिए, 22 नंबर है, एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति डैश समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। चलिए 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प सी होगा, ईमानदार होता है। शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का उपयोग कर सकता। कौन सा, यहाँ पर 23 नंबर बताइए कौन सा होगा। 23 का होगा विकल्प डी, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। शिक्षण टीम की उत्पत्ति अमेरिकी शिक्षा में डैश में हुई, कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। 24 का लगाइएगा, ये 1954 में, विकल्प ए। छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाएंगे। किस चीज को नहीं अपनाएंगे आप लोग बताइए। उन्हें सही उत्तर देकर समझाने, ये नहीं अपनाएंगे, विकल्प डी लगाइए। मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र या सोर्स क्या होंगे। 26 का होगा डी, यानी सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों की विशेषताएं और सब, ये तीनों हो जाएंगे, तो इसलिए सभी यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प डी लगाइए। व्याख्यान विधि क्या होगा, तो व्याख्यान किसी चीज का व्याख्या करते हैं, ये कौन सा होगा, शिक्षक नियंत्रित दृष्टिकोण होगा, विकल्प डी। यहाँ पर अगर शिक्षक किसी चीज को व्याख्या यहाँ पर कर रहा है तो छात्र ध्यान केंद्रित होकर सुनने का काम करते हैं। मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसकी डैश में मदद मिलती है।
तो उसकी किस चीज में मदद मिलेगी, उसको आसानी से समझने में। विकल्प डी वहां पर होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूल में एडुसेट तकनीक स्थापित की है, ये कौन सा राज्य होगा, 29 का सी लगाइए, हरियाणा। 30 नंबर है, एक अच्छा शिक्षक वह है, कौन सा शिक्षक अच्छा शिक्षक होगा मेरे भाई, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। विकल्प डी लगाइए। चलिए आप देखते हैं 17 अक्टूबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे शिक्षण कला से, उन सभी प्रश्नों को कवर करिए। पहला प्रश्न है, गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक एवं स्वतंत्र चर और छात्र एक आश्रित चर होता है। शिक्षक क्या होगा, स्वतंत्र चर, और छात्र होगा आश्रित चर। ऑटोमेटिक है, छात्र तो टीचर पर ही डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है ना। आगे देखिए, शिक्षण डैश की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखना होता है। इसका लगाइएगा विकल्प बी, क्रियाओं का। मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक डैश के बारे में निर्णय लेना है। तीसरे का बी लगाइएगा यहाँ पर, गुणवत्ता आधारित। मानव शरीर क्रियात्मक क्षेत्र के उपक्रमों का सही क्रम क्या होगा। चौथे का ए लगाइएगा यहाँ पर, धारणा, सेट, निर्देशित प्रक्रिया तंत्र, जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, अनुकूलन और उत्पत्ति, ये सही क्रम होगा। अगला है, प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है। ये हो जाएगा आपका 15 से 35 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, प्रशासन के मुख्य प्रकार कितने होंगे, तो 6 नंबर का लगाइएगा विकल्प बी, 3 प्रकार होंगे। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न आपका ये रहा कि भूमिका निभाना, प्रोजेक्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग आदि निम्नलिखित में से किस रणनीति या तरीके के उदाहरण है। 7 का होगा ए, शिक्षण रणनीति की अनुमोदक शैली होती है। क्या कोई शिक्षक किसी छात्र को निलंबित कर सकता है। 8 का होगा यहाँ पर बी, नहीं, बिल्कुल नहीं। व्याख्यान विधि में किस पर जोर दिया जाता है। 9 का लगाइएगा ए, विषय वस्तु की प्रस्तुति पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की तकनीक नहीं है। 10 का आप लोग लगाइएगा विकल्प डी, बालवाड़ी। नेक्स्ट, पाठ योजना के परिचय चरण में ब्लूम के वर्गीकरण के किस चरण को शामिल किया गया है। 11 का हो जाएगा याद रखना, ऑप्शन ए वाला। ठीक। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, शिक्षक की पढ़ाने और बच्चों में रुचि क्या होती है। यह रुचि जो होगी शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करेगी। विकल्प बी सही होगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किन चीजों में सहायता करता है ये सहायता करेगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। विकल्प बी लगाइए। कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ना मुख्य कार्य है। देखिए इतिहास पढ़ते होंगे आप लोग, तो यहां पर हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान है। विकल्प ए लगाइए। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। 15 का लगाइएगा आप लोग विकल्प ए, एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना होता है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य दृष्टिकोण के संकेतक क्या होंगे। यहाँ पर ये दिया गया कूट, आपका इस कूट के हिसाब से आंसर चूज करना है। देखिए मूर्त से अमूर्त में इसमें आएगा या नहीं आएगा, बताओ आप लोग। तो ये वाला यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होगा। सरल से जटिल ये भी शामिल नहीं होगा। स्थानीय से वैश्विक ये भी नहीं आएगा। अमूर्त से मूर्त, हाँ ये वाला आएगा। अमूर्त से मूर्त आएगा, मूर्त से अमूर्त नहीं जाएगा, लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर आएगा। विकल्प बी, केवल 4 यहाँ पर सही था। चलिए 17 नंबर देखिए, शैक्षिक उद्देश्य के 2 घटक होंगे। ये शैक्षिक उद्देश्य के 2 घटक 3, अभी जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, ये दोनों घटक कौन कौन से होंगे, सामान्य और विशिष्ट। आप लोग बीएड में भी पढ़े होंगे, जिनका एग्जाम हुआ होगा, खास करके वो बच्चे जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा वगैरह से एग्जाम दिए होंगे, वहां तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारा चीज पढ़े होंगे आप लोग। 18 नंबर प्रश्न आपका है, विशिष्ट समय में पूरे किए गए विभिन्न शीर्षकों के विषयों की रूपरेखा को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है। 19 का लगाइएगा आप लोग विकल्प सी, पाठ्य चर्चा का आधार कहा जाता है। चर्चा विधि की विशेषता क्या होगी। 20 का यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प डी, ये सारे हो जाएंगे। यानी कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें, छात्रों की आलोचना मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, और तार्किक और सार्थक आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए। तीनों का तीनों होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का पालन किया। यहाँ पर कहा गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है, नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। तो कौन से तरीका का उपयोग कर रही है। पहला यहाँ पर है पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। क्या ये फिल्म दिखाने वाला काम सही है गलत है, बताइए। यहाँ पर कहा जा रहा है ये सारी पद्धति का पालन कर रही है। पहले पढ़ते हैं कौन कौन सा पालन। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है, फिर कहा जा रहा है कि विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले आर्ट का उपयोग कर रही है और संक्षेप में समझा रही है। विद्यार्थियों के पास पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कह रही है। तो ये होता है कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने का काम कर रही है। विकल्प बी लगाइएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब होगा।
22 नंबर प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या होगा। 22 का सही जवाब आप लगा लीजिएगा विकल्प डी। यहाँ पर वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता है। पूरे पाठ्यक्रम में किए गए आकलन को कहा जाता है। 23 को क्या होगा, 23 का होगा रचनात्मक आकलन। इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। 24 का होगा बी, समूह चर्चा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य होगा। 25 का ए लगाइएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी जाती है। 26 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 36 मिनट। 27 नंबर है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। 27 का आप लोग लगा लीजिए विकल्प सी। ये दोनों होंगे, यानी सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती, दोनों होंगी, ए बी। ठीक है, विकल्प सी होगा उपरोक्त दोनों, डेट मीन्स ए और बी दोनों। चलिए 28 नंबर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्ष के ये होंगे बच्चे। ये बच्चे जो होंगे ये होंगे 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। विकल्प ए। शिक्षक डैश रखकर वांछनीय सामाजिक परिवर्तन लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या होंगे इसके, तो छात्रों के माता पिता और अभिभावक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर। विकल्प डी। आखिरी प्रश्न है इसका, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल क्या होंगे। तो इसमें शामिल होंगे शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेट में देखते हैं आपका 18 अक्टूबर वाला। चलिए अब देखते हैं 18 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न शिक्षण कला से पूछे गए हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, मनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। इसका मतलब है कि पूछा जा रहा है कि कब ये वर्गीकृत किया गया था, ये वर्गीकरण कब हुआ था। यह हुआ था 1972 में। विकल्प बी वाला लगा लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। ये हो जाएगा भूगोल। विकल्प बी लगाइए। विद्यार्थी सबसे अधिक समय किसके साथ बिताना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, पीयर ग्रुप्स यानी साथियों के साथ। तीसरा है, एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो, इसका एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होगा। ये होगा संलग्न होना। विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, वस्तु का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य जानना है, यह क्या होता है। यह मूल्यांकन होता है। विकल्प डी। ये तो आसान सा प्रश्न था। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है डैश का, ये किसका उदाहरण हो सकता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये सिमुलेशन का हो जाएगा। विकल्प बी वाला लगाइएगा। सातवां प्रश्न है, आप कपड़े बदलने के लिए समुचित तरीके के प्रदर्शन से संबंधित अपने नैदानिक समूह के लिए एक उद्देश्य बना रहे हैं। आप सीखने के किस क्षेत्र का आकलन कर रहे हैं। 7 नंबर का हो जाएगा विकल्प सी, यहाँ पर मनो शरीर क्रियात्मक। नेक्स्ट है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य हैं, ये क्या हो जाएंगे। छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। विकल्प सी वाला करेक्ट है। 9 नंबर है, हम कक्षा में कला कैसे पढ़ा सकते हैं। इसका होगा विकल्प ए, विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करने और उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है ये कला का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा। किस तरह समर्पित होना होगा। ये अपने विद्यार्थी की मदद के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। विकल्प ए वाला करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संकेत है। यह संकेत किस तरह का होता है। ये होते हैं समान अधिकार के, सहयोग के और भागीदारी सभी के होंगे, यानी विकल्प डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन नहीं आएगा, विषय नहीं आएगा। कक्षा में छात्रों की सीट बदलने के लाभ है, इसके क्या लाभ होते हैं। यह सामाजिक संपर्क और भावात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। मान चलिए कि आप किसी कास्ट के बच्चे के साथ बैठे हुए हैं आज, कल किसी और कास्ट के साथ, या फिर आज किस धर्म के बच्चों के साथ आप बैठे हैं, कल किसी और धर्म के साथ, या फिर आज गरीब के साथ बैठे हैं। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, गरीब तबके से आते हैं, कुछ आते हैं हाई फाई फैमिली से। तो ये विभिन्नता को अंत करने के लिए ये छात्रों का सीट बदलने से लाभ होता है, भावात्मक जुड़ाव बढ़ता है। अगला देखिए है, पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये पाठ्यक्रम द्वारा परिकल्पित शिक्षण परिणाम का ध्यान रखना चाहिए। विकल्प डी लगाइए। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 15 का हो जाएगा डी। यहाँ पर छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, यह रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। 16 नंबर है, शिक्षकों के राज्य प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पाठ्य चर्चा के कितने मूलभूत घटक हैं। 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 4 हो जाएंगे। कितने,
टोटल 4 मूलभूत घटक होंगे। कौन कौन होते हैं? पहला घटक होता है शिक्षण उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, दूसरा होता है कंटेंट यानी विषय वस्तु, तीसरा घटक होता है मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, और चौथा होता है यहाँ पर आपका, बताइए कौन सा होगा? चौथा आप लोग को कमेंट करना है, जल्दी बताइए तीसरा घटक क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दूं तो कहीं ना कहीं बेहतर है, आप लोग बताते नहीं हो। पहले वाले में आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, क्या चीज? ऑब्जेक्टिव्स, ये होता है पहला घटक। दूसरे घटक के रूप में क्या? ऑब्जेक्टिव्स मतलब यहां पर होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है कंटेंट, कंटेंट हो जाएगा। तीसरा घटक आपका क्या होगा यहाँ पर? जो होगा मेथोडोलॉजी यानी शिक्षण विधि, मेथोडोलॉजी हो जाएगा। और चौथा घटक जो होगा और आखिरी होगा ये हो जाएगा आपका इवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। ये 4 घटक होते हैं पाठ्य चर्चा के। चलिए आगे देखिए, अगला है प्रकरण टॉपिक का चयन करने के बाद शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? ये हो जाएगा क्या? पाठ की योजना बनाना चाहिए। विकल्प बी सहयोगात्मक अधिगम एक का विकल्प कौन सा होगा इसमें से? ये होगा प्रतिस्पर्धी मॉडल। विकल्प ए आकलन डैश है यदि वह लगातार समान या समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है। ये कौन सा आकलन होगा? तो बताइए किस तरह का आकलन होगा? ये होगा विश्वसनीय। विकल्प सी 21 नंबर है 4 प्रकार के आकलन या मूल्यांकन है, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निरंतर आकलन, और चौथा कौन होगा? चौथा वाला जो होगा ये नैदानिक आकलन होगा। विकल्प डी लगाइए। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? 5E शिक्षण चक्र छात्रों की सहभागिता और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये 5E क्या होता है? ये बढ़ावा देगा किसको? रचनावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 5E रचनावादी दृष्टिकोण होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है इसमें। मतलब 5E का मतलब क्या होता है? देखिए 5E 1 2 3 4 और 5 ये 5E है, ठीक है सब। तो पहला E का क्या मतलब होगा? पहले E का मतलब होता है इंगेज, ठीक है, किसी चीज को इंगेज। यहां पर मैं छोटा कर लूं ताकि ना सही से प्रॉपरली लिखने में हो जाए। पहले ई का मतलब होता है यहां पर इंगेज, ठीक है, किसी चीज में इंगेज होना। दूसरे ई 5 में से दूसरे ई का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर। तीसरा ई जो होगा, तीसरा ई का क्या मतलब होता है? ये होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। चौथा ई है, चौथे ई का मतलब क्या होता है? इलेबोरेट, इलेबोरेट। आप लोग ना समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा उंगली में चोट है इस वजह से लिखने में नहीं हो रहा। और पांचवें ई का मतलब होता है इवेल्युएट, ठीक है, क्या होता है? इवेल्युएट होता है। ये पांचों ई होते हैं। हो सकता है ये 5 तरह के ई जो 5E का बात कहा गया है क्वेश्चन में आ जाए कि मान लीजिए कि 5 ई में से इनमें से कौन कौन होगा? इंगेज दे देगा, एक्सप्लोर दे देगा, इलेबोरेट दे देगा, एक और ई में मान चलिए कुछ भी दे देगा, एलिफेंट दे देगा, एक्स्ट्रा लिख देगा, बोलेगा कि एक का मतलब एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा जैसा कोई इसमें है नहीं, तो क्या होगा? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट, ये सारे हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी असाइनमेंट विधि की कमी है? 24 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प डी। ये सारे के सारे, यानी इस विधि में धीमी गति से सीखने वाले पीछे रह जाते हैं और वे अन्य के द्वारा किए गए कार्य की नकल करते हैं। दूसरा है थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विद्यार्थियों के लिए यह कठिन होता है। तीसरा है दी गई सीमा में काम करने से छात्रों पर दबाव रहता है जिससे घटिया काम भी होता है। ये तीनों की तीनों चीजों होंगे, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है पाठ्य चर्चा डैश का एक शब्द है। किसका एक शब्द है पाठ्य चर्चा? ये हो जाएगा करिकुलम, जो है मूल रूप से एक लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा से जुड़ा हुआ है। और ये भाषा जो है ना लेटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से आया है। करिकुलम जो आया है ये क्यूरेरे से आया, और क्यूरेरे क्या है? ये लेटिन भाषा है, ठीक। तो यहां पर लगाइएगा विकल्प बी, 25 का बी हो जाएगा। 26 कक्षा में बातचीत और अनुशासनहीनता डैश का संकेत है। ये किन चीजों का संकेत होता है? अनुशासनहीनता, ये होता है दोहराव से उत्पन्न बोरियत का संकेत। शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनने के लिए अपनी ओर से किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए? 27 का होगा डी, शिक्षक को। 28 नंबर है बच्चों में प्रतिभाशालिता, क्या है? प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण होगी ये होगी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण। चलिए 29 नंबर प्रश्न यहां पर दिया गया है, किस प्रकार के प्रश्न में विश्वसनीयता के साथ अंकन करना कठिन है? 29 का होगा यहां पर विकल्प बी, असंरचित निबंध। 30 नंबर है यहां पर किसी पाठ को कक्षा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? 30 का राइट आंसर होगा विकल्प डी, यानी सभी, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है,
कहानी सुनाकर, चित्रण करके, ये सारे होंगे, यानी विकल्प डी लगाइएगा, ये सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आप देखते हैं 25 अक्टूबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे शिक्षण कला से। पहला प्रश्न है, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश करता है। किस तरह का मार्गदर्शन करता है, इसको थोड़ा सा जूम कर ले। यह मार्गदर्शन जो होगा किस प्रकार का होगा, जीवन के समायोजन हेतु होगा, विकल्प डी सही है। दूसरा है, सिंपोजियम एक प्रकार की विधि है। कौन सी विधि होती है, चर्चा विधि, विकल्प बी लगाइए। राय का सम्मान किसकी विशेषता है, यह सम्मान जो होता है लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है, विकल्प सी लगाइए। टाइमलाइन के आधार पर लेसन प्लान कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बीएड में भी लेसन प्लान बनाए होंगे, तो 4 नंबर का होगा विकल्प बी। ये 3 प्रकार के लेसन प्लान होते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह के ना प्रश्न जो आते हैं ध्यान रखने होंगे, ठीक है। समय सीमा यानी टाइमलाइन के आधार पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो पहला आपका होता है ये वार्षिक पाठ योजना होता है। मैं यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उंगली में चोट है। वार्षिक पाठ योजना, ठीक, मैं बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। एक तो होता है वार्षिक पाठ योजना जो कि पहला होता है, दूसरा होता है इकाई यानी यूनिट पाठ, ठीक है, और तीसरा होता है दैनिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना पहला, दूसरा इकाई पाठ योजना और तीसरा होता है दैनिक पाठ योजना। ये 3 प्रकार के लेसन प्लान होते हैं, ध्यान रखना आपको। चलिए 5वां प्रश्न है, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता का उद्देश्य क्या होगा। 5 नंबर का हो जाएगा ये सारे के सारे, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों की समझ को बेहतर बनाना, और तीसरा छात्रों की अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तीनों हो जाएंगे यहाँ पर, उपरोक्त सभी, विकल्प डी लगाइए। 6 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक नैतिकता शिक्षकों को उनके पेशे को समझने में मदद करती है। किस तरह मदद करती है, ये हो जाएगा मार्गदर्शक के रूप में। इनमें कौन सा फॉर्मल असेसमेंट नहीं है, कौन सा नहीं होगा, 7 नंबर का करेक्ट आंसर है विकल्प बी, ऑब्जर्वेशन वाला। 8 नंबर है आपका, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को स्वयं को किस स्थिति में रखना चाहिए। 8 नंबर का विकल्प डी होगा, छात्रों के सामने रखना चाहिए। चलिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न था, चलिए ये दोबारा रिपीटेड है। 9 नंबर देखिए, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सभी की आवश्यकता होती है सिवाय इसके। किसकी आवश्यकता नहीं होगी वो बताना है, तो यहाँ पर सबकी आवश्यकता होगी, यानी उपयुक्त शिक्षण युक्ति का चयन करना जरूरी है, उपयुक्त रणनीति का चयन करना जरूरी है, और उपयुक्त ऑडियो विजुअल साधन का उपयोग करते हैं विद्यार्थी अच्छे से समझेगा, ये वाला भी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प डी लगाइए। सबका यूज यहाँ पर हो जाएगा तीनों का। अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, 10 नंबर का लगाइएगा विकल्प बी, रेंज के रूप में, विकल्प बी होगा। 1 वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो अगली कक्षा में पदोन्नति निर्धारित करता है, इसका एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा होगा, योगात्मक मूल्यांकन, विकल्प बी। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, 12 का लगाइए डी, यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार को परिवर्तित करता है। 13 नंबर है, अलग अलग सोर्स के पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि किस तरह के बच्चे, ये जो क्रिएटिव बच्चे होंगे। 14 नंबर है, अगर अध्यापक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह पक्का करना चाहिए। क्या चीज करना चाहिए, ऐसे अध्यापक को करना चाहिए, क्या चीज, दोनों चीज करना चाहिए। एक तो करना चाहिए लड़के लड़की दोनों शामिल होना चाहिए, और अलग अलग संस्कृति बैकग्राउंड के छात्र होने चाहिए, दोनों, ये भी दोनों लगाइएगा। 15 नंबर है, चर्चा पद्धति से ज्यादा हो सकता है। क्या ज्यादा होगा चर्चा पद्धति से, ये होगा छात्र की भागीदारी ज्यादा होगी। अगला है, भूमिका निभाना गतिविधियां, इसका एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा इसका, संलग्न होना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बॉस सही है, यह किसकी विशेषता है, किन चीजों की विशेषता होगी, बॉस सही है, ये होगा सत्तावादी प्रशासन का, ठीक है, सत्तावादी प्रशासन, विकल्प बी। शिक्षाविद करने सीखने पर जोर देते हैं, इसे कहा जाता है, इन चीजों को कहा जाता है गतिविधि का सिद्धांत, विकल्प ए। वह व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। इन चीजों को क्या कहा जाता है, मानसिक स्वच्छता, विकल्प बी। करके सीखना क्यों जरूरी है, करके सीखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है, विकल्प डी लगाइए। 21 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। 21 का हो जाएगा विकल्प से यहाँ पर, वायगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। चलिए आगे देखिए, विधियां प्रशिक्षण देती है, किन चीजों का प्रशिक्षण देगी विधियां, ये देगी आपका तर्क का, रचनात्मक चिंतन का, आलोचनात्मक निर्णय का, सभी, विकल्प डी लगाइए। 23 नंबर है, सीखने के लिए छात्रों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, छात्रों से उच्च उम्मीदें रखें।
भ्रमण विधि इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है भ्रमण विधि? क्योंकि सहयोगात्मक रवैया होता है, चीजें विकसित करने में हेल्प करता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। तीसरा, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष सोर्स प्रदान करता है और छात्र को प्रत्येक जानकारी से परिचित कराता है। ये सारे हो जाएंगे, ऊपर के सभी यहाँ पर सही है, विकल्प डी। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक नियोजन में शामिल है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, सारे, यानी कि उद्देश्य, विषय वस्तु और मूल्यांकन, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे इसमें। चलिए इसको छोटा कर लिया जाए, स्क्रीन फिट है अब क्या है, अफेक्टिव डोमेन का कौन सा सब ग्रुप एक्टिव भागीदारी पर फोकस करता है? ये कौन सा ग्रुप होगा? ये ग्रुप जो होगा रेस्पॉन्डिंग ग्रुप, विकल्प बी लगाइए। आपूर्ति प्रकार के प्रश्नों को इस रूप में भी जाना जाता है, किन रूपों में जाना जाता है? 27 का लिख लगाइएगा यहाँ पर, स्मृति प्रकार के रूप में। अनुदेशात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 28 का सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी, मैक, कार्मेक और रिएजर के द्वारा। जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे कहा जाता है, इन चीजों को कहा जाता है क्या? वयस्क शिक्षण सिद्धांत, यानी एड्रोगॉजिकल अधिगम। 30 नंबर प्रश्न है, 2 क्रमागत कक्षाओं में समान स्तर की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति में किस गुणवत्ता का अभाव होता है? करेक्ट आंसर लगाइएगा इसका, विकल्प बी, ऊर्ध्वाधर संगठन का अभाव होता है। आइए अब देखते हैं 29 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में शिक्षण क्लास से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला है, संख्यात्मक मानों की व्याख्या को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मूल्यांकन, विकल्प डी, पहले भी आया था प्रश्न। अगला, स्कूल में कला कैसे सिखाई जाती है? विभिन्न गतिविधियों, खेल का अवसर प्रदान करके और उनसे उनके वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित है, ठीक है, विकल्प ए लगाइएगा यहाँ पर। एक प्लानर के तौर पर टीचर के मुख्य काम में शामिल है, इसमें से कौन कौन सी शामिल होंगे? तो शिक्षा, सीखने का लक्ष्य तय करना, विकल्प सी सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला है, भावात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम स्तर क्या होगा? यह स्तर होगा भाग लेने का। पांचवा है यहाँ पर, इनमें से कौन योगात्मक मूल्यांकन तकनीक का एक उदाहरण है? ये होगा विकल्प सी, फाइनल परीक्षा, ठीक है, क्या होगा? फाइनल परीक्षा। चलिए आगे देखिए, रिलेटिव ग्रेडिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, किन नाम से जाना जाता है? तो नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग, विकल्प बी। अगला है, योगात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? यह होगा छात्रों की विषय वस्तु पर महारत का आकलन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? 9 नंबर का लगाइएगा आसान सा जवाब, विकल्प सी, जीवों के प्ले कार्ड बनाए और छात्र समूह में उन्हें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कहना, ठीक है, ये वाला सबसे उपयुक्त आंसर होगा, विकल्प सी वाला। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर है, एक प्रभावशाली शिक्षक टेस्ट, यानी क्या होता है? एक प्रभावशाली शिक्षक जो होगा संबंधित क्षेत्र से तथ्य और अवधारणाएं प्रस्तुत करता है, विकल्प सी सही है। बृहत पाठ योजनाओं में पाठों की अवधि क्या होगी? कितने देर की होती है पाठ अवधि? यह पाठ अवधि जो होगी, आप लोग पढ़े होंगे बीएड सेकेंड ईयर में, जो फिर सेमेस्टर वाले होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में, 35 से 45 मिनट का होता है, ठीक है, विकल्प डी। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा? ये होगा विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होगा, विकल्प डी लगाइए। शोध आधारित पाठ योजना मॉडल का उदाहरण कौन सा है? तो 13 नंबर का लगाइएगा यहाँ पर, ये सारे, यानी कि 5E अनुदेशात्मक मॉडल, अभी ऊपर बताए थे, 5 ई का मतलब कॉला मॉडल और 4A मॉडल, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, विकल्प डी लगाइए। 14 नंबर है, इंटरनेट का ज्ञान क्या होता है? तो ये विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है, विकल्प बी आसान सा जवाब हो जाएगा। चलिए इसको फिट कर लिया जाए, स्क्रीन फिट है। 15 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषताएं यह नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये विकल्प बी वाला नहीं होगा, यही वाला करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर गलत दिया गया, ऑप्शन बी वाला, ठीक, ये ध्यान रखना। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि इस दौरान ना ऑडियो कैसेट वीडियो फिल्म का उपयोग किया जाना सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की अनिवार्य विशेषता नहीं है। जो माइक्रो टीचिंग होता है, इसका भारतीय मॉडल एनसीईआरटी द्वारा विकसित है और 36 मिनट के चक्र पर काम करता है। इसमें संसाधन के अभाव के कारण ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें अनिवार्य नहीं मानी गई है और भारतीय मॉडल में सभी छात्र पर्यवेक्षक ही प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का मुख्य काम करते हैं, तो ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा मुख्य रूप से एक तरफा होती है? किसमें होती है? ये सीखने में, विकल्प डी लगाइए। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार डैश एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, तो ये तो आसान सा जवाब लगा लीजिएगा आप लोग, संदेहवादी, विकल्प बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक चित्रण का एक उदाहरण है? 18 का सही जवाब होगा विकल्प सी, मुस्कान, विकल्प सी लगाइए, मुस्कान। इनमें से कौन सा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण है? 19 का हो जाएगा सी यहाँ पर, विद्यार्थियों को दंड देना। 20 नंबर है, कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? तो इसका लगाइएगा डी, सारे, यानी कि भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सारे कारक इसमें इसको प्रभावित करेंगे।
चलो भैया आगे देखिए 21 नंबर, देश के दृष्टिकोण में शिक्षण एक सिमुलेशन है। किस दृष्टिकोण में सिमुलेशन कहलाएगा? तो ये बर्टन के अनुसार। ठीक, आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं, यह प्रश्न क्या होगा? तो क्या यह प्रश्न है, ये पूछा गया है, तो बिल्कुल ये संश्लेषण का प्रश्न होगा, विकल्प ये यहां पर करेक्ट है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का उच्चतम स्तर क्या होगा? तो इसका ये लगाइएगा यहां पर, मूल्यांकन स्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी पाठ को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का सबसे स्वाभाविक और सरल तरीका क्या होगा? 24 का लगाइएगा यहां पर। कौन सा होगा बताइए? पहला वाला है कि कुछ ऐसा जो छात्र पहले से ही जानते हो, ये वाला होगा। वे तथ्य जो शिक्षार्थी को ज्ञात नहीं है, ये वाला नहीं होगा। एग्जाम्पल नहीं आएगा, चित्रण भी नहीं है, यानी केवल एक विकल्प ये होगा। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है ये पूरा पीडीएफ, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर जाइए, अभी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर @परीक्षा वाटिका। आप लोग जाकर के परीक्षा वाटिका भी सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम पर शो हो जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड होते रहते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम को लेकर के आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही रहेंगे पहले से, तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट भी आएंगे। जैसे शिक्षण कला खत्म होगा तो सबसे पहले 9th वालों का 2025 वाला सारा चीज ना पहले 2025 का करेंगे, 2025 का खत्म करेंगे। क्या चीज? SST यानी सोशल साइंस का। ठीक, उसके बाद 2025 का ही करेंगे 11th 12th वालों का, पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हिस्ट्री वालों का खत्म करेंगे, फिर पॉलिटी वालों का खत्म करेंगे, इकोनॉमी वालों का, फिर ज्योग्राफी वालों का। इस तरह से क्रम में वीडियो खत्म हो जाएगा। 2025 में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए सबको कवर करा देंगे, पॉलिटी के जितने प्रश्न, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जितने भी प्रश्न पूछे गए ये करा देंगे। फिर जब 2025 का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा ना एक ही की वीडियो में लाएंगे, 3-4 घंटे का वीडियो रहेगा सारा, ताकि लंबा वीडियो रहेगा, एक बार में खत्म हो जाएगा आप लोग का। पार्ट बाय पार्ट लाएंगे ना तो आप लोग भी वेट करते रहेंगे कि अब अपलोड होगा, अब अपलोड होगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक बार में, जैसे ये शिक्षण वाला आपका शिक्षण कला वाला अपलोड किए ना, इसी तरह अपलोड कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार और जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए अगला है, शिक्षण का लक्ष्य क्या होगा? शिक्षण का लक्ष्य होता है आपका व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, विकल्प डी लगाइए। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करेगा ये? तो प्रतिस्पर्धा और सहयोग में से कोई एक, क्योंकि स्थिति की मांग होती है। चल भैया आगे, क्यों नहीं हो रहा है? चलो हो गया। व्याख्यान को वास्तविक शिक्षक में अनुभव से जोड़ना डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा होता है ये होता है शिक्षण के सिद्धांत का, विकल्प सी लगाइए, 27 का सी। नेक्स्ट है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां परिलक्षित होती है। किसमें परिलक्षित होगी ये? भावात्मक क्षेत्र में, डोमेन में, विकल्प भी सही है। कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? 29 का लगाइएगा यहां पर, विकल्प सी, कभी भी उत्साहजनक तरीके से प्रतिक्रिया न दे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी होगी? तो 30 नंबर का होगा योगात्मक, रचनात्मक और नैदानिक। जो पूछा गया था अभी ऊपर, योगात्मक, रचनात्मक पाठ्यचर्या का यहाँ पर मूल्यांकन है। तीसरा मूल्यांकन कौन सा होगा? नैदानिक। आप लोग आंसर भी दिए थे ऊपर इससे पहले, तो विकल्प भी, ये सारे के सारे तीनों मूल्यांकन शामिल होंगे इसमें। चलिए अब देखते हैं 30 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार है। किसके लिए? स्कूल के संचालन के लिए। स्कूल का संचालक जिम्मेदार होता है। निर्देशात्मक उद्देश्य विद्यार्थी के लिए लिखे जाते हैं और वे बताते हैं कि विद्यार्थी से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। ये उद्देश्य होने चाहिए। किस तरह के होने चाहिए ये उद्देश्य? ये सारे होना चाहिए, यानी विशिष्ट, मापने योग्य और अवलोकनीय, विकल्प डी लगाइए सभी। अगला है, पी जैक्सन द्वारा शिक्षण के 3 चरण बताए गए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत होगा बताना आपको। तीसरे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सक्रिय के तहत। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षण की विशेषताओं में शामिल होगा। क्या क्या शामिल होगा? नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना, विकल्प डी लगाइए। उद्देश्यों के आधार पर पाठ योजना का प्रकार कौन सा नहीं है? 5 का लगाइएगा ए, यहाँ पर सूक्ष्म पाठ योजना। 6 नंबर आपका प्रश्न है, आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि। ये क्यों अपनाना चाहते हैं? क्योंकि भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। ठीक है, विकल्प डी सही है। चलिए 7 नंबर है, डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। किसके रूप में? तो 7 का सही जवाब होगा अच्छे शिक्षक के रूप में, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, छात्रों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए अवधारणा, मानचित्र और ग्राफिक आयोजक बनाना इसका एक उदाहरण। किन चीजों का उदाहरण होगा ये? स्पष्ट करने का, विकल्प बी लगाइए। चलिए आगे देखिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? 9 का होगा यहाँ पर डी, सारे चीज, निदान, दिशा प्रतिपुष्टि, उपचार, सारे होंगे, यानी विकल्प डी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, टीम शिक्षण को न केवल संगठनात्मक संरचना बल्कि शिक्षा के अत्यधिक जटिल दर्शन को भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है।
यह किसका कथन है? यह होगा शॉपलिन का कथन, विकल्प बी लगाइए। चलिए फिट है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है? इसमें से कौन कौन लागू नहीं होगा? तो बहुत व्यापक और बड़ा डबल पी विषय, ठीक है, विकल्प डी लगाइए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूल्यांकन की व्यक्तिपरक विधि है? 12 का लगाइएगा बी, रेटिंग स्केल। सही क्रम क्या होगा यहां पर बताइए? इसमें से सही क्रम ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यह होगा परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन, विकल्प ए सही है। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के समझ स्तर के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य कौन से होंगे? इसमें से ये होंगे पूरी समझ, अनुप्रयोग के साथ तथ्य का समूह और अधिग्रहण, विकल्प बी सही है। 15 नंबर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का उच्चतम स्तर क्या होगा? 15 का डी है, मूल्यांकन, ठीक है, डी वाला सही है यहां पर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का घटक तत्व कौन सा नहीं है? 16 का डी लगाइएगा, जटिलता। अगला क्या है, एमसीक्यू में गलत विकल्प क्या होते हैं बताइए? 17 नंबर, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, ये क्या होता है? विचलित करने वाले, डिस्ट्रैक्टर होते हैं। आप देखते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है, आप किसका आविष्कार या डिजाइन कर सकते हैं? इसका एक नमूना है। किसी चीज का डिजाइन करना, ये किसका होता है? संश्लेषण का नमूना, विकल्प डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। मान लीजिए कि संश्लेषण जो होता है, किसी चीज का क्या मतलब होता है? मतलब होता है विभिन्न तत्व या भाग को एक साथ मिला देते हैं और नया अर्थपूर्ण संपूर्ण बना देते हैं किसी चीज को तैयार करके। डेट मीन्स एक शब्द में कहो ना, क्रिएटिविटी। आपके अंदर ना क्रिएटिविटी है, किसी भी चीज को, मान लीजिए प्लास्टिक को गला करके कुछ नया आकार दे देते हैं, खिलौना बन जाता है। कोई भी चीज आपके अंदर क्रिएटिविटी की भावना होगी तो वही कहलाएगा संश्लेषण। वही कहा जा रहा है, आप किसका आविष्कार या डिजाइन कर सकते हैं, इसका एक नमूना है, ये क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाएगा। ठीक, अगला है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग डैश मदद करता है। 19 का सही जवाब होगा यहाँ पर डी, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है, डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था कौन सी होगी? 20 का लगाइएगा विकल्प सी, एनसीटीई, ठीक है। चलो ये फिट है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। किन चीजों में मदद मिलेगी? 21 का लगाइएगा बी, कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थिति को सहसंबंधित करने में यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज कमेंट कीजिए, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसी विशेष घटना में भाग लेने की इच्छा क्या होती है? तो 22 का लगाइएगा यहाँ पर विकल्प बी, जवाब देना, विकल्प बी सही है। 23 नंबर है, परियोजनाओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि होता है, विकल्प डी सही है। आप एक ऐसे शिक्षक है जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। किन चीजों को प्रोत्साहित करेंगे आप? आंतरिक प्रेरणा को, विकल्प डी। अगला है, निम्नलिखित में से व्याख्यान के 3 आधार क्षेत्र कौन से? ऊपर भी बताए थे, ये प्रश्न रिपीटेड है और इसी तरह से रिपीटेड आते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। ये 25 का क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर है, प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 26 का ए लगाइएगा, शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुसरण करता है, किन चीजों का अनुसरण करेगा? ये रचनात्मक मूल्यांकन का, विकल्प बी लगाइए। गार्डनर की बुद्धिमत्ता की सूची में कौन शामिल नहीं है? 28 का होगा यहाँ पर विकल्प सी, शारीरिक चीजें शामिल नहीं होंगी। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण पद्धति क्यों कहा? 29 का लगाइएगा विकल्प ए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी शिक्षक आवश्यकता अनुसार कई वांछित शिक्षण कौशल जोड़कर संपूर्ण शिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि कक्षा प्रबंधन में कौन सी शिक्षण गतिविधियां शामिल नहीं होंगी? बताइए इसमें से कौन सा जो होगा शामिल नहीं होगा, वो बताना है आपको। 30 का लगाइएगा सी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं 30 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला है, एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को डैश होना चाहिए। शिक्षक को ना सबसे पहले यह तय करना है कि शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होना चाहिए, विकल्प सी सही है। कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश नहीं है? इसमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं शामिल होगा? दूसरे का होगा विकल्प सी, कभी भी उत्साहवर्धक तरीके से प्रतिक्रिया ना दे। अगला है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, ये सारे अर्थ होंगे, यानी कि
एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया होगा, ठीक है, किसी प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा किसी चीज के विचार सिद्धांत को सिखाया जाना, दोनों होगा यहाँ पर, और ज्ञान कौशल किसी को देना, ये भी उसमें शामिल होगा। विकल्प डी सही है, ठीक है। स्मृति स्तर पर शिक्षण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? SR सिद्धांत पर, विकल्प ए। नेक्स्ट है, कौन सा एक पाठ्य चर्चा का घटक नहीं है? 5 का लगाइएगा विकल्प बी, डिजाइन वाला, ठीक। यहां पर देखिए जो प्रश्न जिसमें सभी वाला होता है ना, अक्सर आंसर उसका हो जाता है, और जब देखिएगा ना विकल्प वाला कोई क्वेश्चन होगा, जो सबसे लंबा विकल्प होता है वो अक्सर आंसर हो जाता है। नहीं तो जो एस्टेट होता है ना, उसमें ए और डी की संभावना ज्यादा होती है राइट आंसर होने की, ठीक, ये ध्यान रखना है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लास्ट समय में हमारा जैसे मैराथन देख रहे हैं, तो आप इस तरह से एग्जाम को निकाल सकते हो। 75 ही तो लाना है। अगर 75 टारगेट है आपका, 75 में मान लो 90 भी ले आए, तो कितना भी नॉर्मलाइजेशन होगा 75 तक आपका पहुंच जाएगा। कितना कितना करेगा कम, ठीक। इस तरह से आप 90 तक पहुंच सकते हैं। 150 प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगला है परियोजना आधारित गतिविधियां, इसका एक उदाहरण है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा विकल्प अन्वेषण करना। जो सामाजिक अध्ययन वाला लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके जो लेकर आएंगे, उसमें ना विश्लेषण के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि वो 100 नंबर का मामला है, ठीक है, वो 100 नंबर का मामला है। ये 30 नंबर का मामला है ना, इसका ना एक वीडियो लाएंगे, एक और मैराथन, जिसमें डिटेल से थोड़ा बता देंगे ये सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन सी चीजों का क्या आंसर होता है। तो 30 में अनुमान लगाइए आपका 22 से 25 प्रश्न आपका सही करवा देंगे, ये भरोसा रखिए। इसी तरह मैंने सीटेट में भी किया था। सीटेट वाले बच्चों के भी ना 22 से 25 प्रश्न, एक बचा तो 28 नंबर सही किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें 30 का 30 भी हो जाता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये ना फैक्चुअल टाइप का हो जाता है, एकदम फुल टॉस टाइप का। आंसर आया तो आया, नहीं बना तो नहीं बनेगा आपसे, ठीक। अगला देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र डोमेन में, ठीक है, 3 क्षेत्र या 3 डोमेन में। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। कौन सा वर्णन होगा सबसे अच्छा? ये छात्रों के समग्र प्रदर्शन का आकलन करना है, सबसे अच्छा वर्णन है, विकल्प बी लगाइए। नेक्स्ट है, शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा डैश है। जुड़वा क्या होगा? जुड़वा प्रक्रिया होगा। 10 नंबर है, इनमें से कौन सी शब्दावली CCE से संबंधित नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा इसमें से? इनमें से कोई नहीं, सारे संबंधित है। सतत मूल्यांकन और व्यापक, सारे के सारे CCE से संबंधित है। चलो इसको देखते हैं, अब बराबर है स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगोष्ठी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 11 का सी लगाइएगा। एक बैठक जहां विशेषज्ञों का एक छोटा समूह किसी समस्या या विषय के विभिन्न पहलुओं के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक पाठचर्चा स्कूल की गतिविधियों का कुल योग है जो बच्चे के डैश को प्रभावित करता है। 12 का होगा सी यहां पर, व्यक्तित्व को। अगला है, हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीक से संबंधित है? 13 का लगाइएगा डी, मानस मंथन से, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से। अगला है, छात्र स्वयं डैश में सूचना को ढूंढते या खोजते हैं। 14 का बी लगाइएगा, खोज विधि से। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। 15 का सी होगा यहाँ पर, पहले सरल विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कहानी का गुण नहीं है? 16 का लगाइएगा विकल्प बी, जिस कहानी में कोई किरदार, कई किरदार हो, वो बहुत रोमांच पैदा करती है। निश्चित रूप से पैदा करती है रोमांच, जब कई किरदार होते हैं एक साथ। जैसे कई मूवी देखते हैं तो कॉमेडी भी होता है, उसमें मारपीट का भी सीन होता है, बहुत यही होता है, अलग अलग किरदार। अगला है, किस विधि में उद्देश्यों का उच्च क्रम अपनाएंगे? बताइए किस विधि से? तो ये होगा चर्चा विधि में। अगला है, आकलन की वैधता संबंधित है आकलन के डैश में। आकलन के किसमें संबंधित होगा? प्रासंगिकता में, विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी? 19 का होगा एक, 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठचर्चा की है, शुरू हुआ था 1975 में। कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में पूछा जाएगा तो यह आया था 1964-66 में, जहां पर एक समान पैटर्न 10+2+3 का मामला आया था। आप लोग ने एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 वाला, पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 20 नंबर है, इनमें से कौन एक रचनात्मक मूल्यांकन का तकनीक उदाहरण है? तकनीकी उदाहरण कौन सा होगा? ये होगा कक्षा अवलोकन। अगर नेप 2020 नहीं पढ़ पाते तो अगले वीडियो में जब आएंगे डिटेल्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आप लोग, जो नहीं किए होंगे कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी वीडियो आएगा। अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा स्टेट को लेकर के, किसी को नहीं घबराना है, चाहे वो 9-10th वाले होंगे, चाहे आप 11-12th वाले होंगे, किसी को नहीं घबराना है। आप लोग को स्टेट पास करवा कर ही आपके TRE 4 में जाएंगे, बस भरोसा बनाए रखिए। और हाँ, जैसे आपको आगे बोलेंगे कि इस तरह से पढ़ना है आपको, और हमारे नंबर पर एक बार मैसेज भी कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको ना पूरी तरह से हेल्प करेगी। जहां जहां नोट्स की जरूरत होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उन चीजों को पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़िए अभी से। उम्मीद है कि 15 से 20 सितंबर के बीच आपका एग्जाम होना है। चलिए आगे देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सम्मिलित प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ये तात्पर्य किससे होगा? ये होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, विकल्प डी सही है। टीम शिक्षण में अंतर्निहित परिकल्पना क्या होगा?
22 का लगाइए सी यहाँ पर। स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को अधिक छात्रों द्वारा साझा किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा शिक्षक का कर्तव्य है? 23 का लगाइएगा डी यहाँ पर सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत का उपयोग करता है? 24 का लगाइएगा डी आगमनात्मक सिद्धांत। 25 नंबर है आर्मस्ट्रांग किसके प्रतिपादक थे? ये तो आप सभी को पता होगा, अन्वेषात्मक यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का। विकल्प डी सही है। चलो भैया अगला है आर्मस्ट्रांग किसके प्रतिपादक थे? ये ऊपर वाला भी तो रिपीटेड हो गया, ये अन्वेषात्मक हो जाएगा। अगला है लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? 26 का होगा विकल्प बी आपसी साझेदारी का। नेक्स्ट गतिविधि केंद्रित परिचर्चा की विशेषताएं क्या होगी? 27 का डी लगाइएगा सारी, यानी छात्रों की रुचि, व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण और समग्र विकास सारे शामिल होंगे। उप समूहों का सही अनुक्रम संज्ञानात्मक क्षेत्र में डोमेन में क्या होगा? ये डोमेन में जो होगा ज्ञान होगा, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। शुरू में ज्ञान ध्यान रखना है, लास्ट में मूल्यांकन ध्यान रखना है, बीच का विश्लेषण ध्यान रखना है। ठीक, ये याद होगा, विश्लेषण संश्लेषण ये ध्यान रखना है, अपने आप लोग एग्जाम में भी कर जाओगे। विकल्प डी लगाइएगा। ठीक, तर्क संगत ज्ञान का तात्पर्य क्या होगा? 29 का सी लगाइए, थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से। 30 नंबर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक चरण पर तर्क का रूप अगले चरण में डैश बन जाता है। अगले चरण में क्या बनेगा? विषय वस्तु बन जाएगा। विकल्प सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ, अगले सेट की तरफ। जो अगला एग्जाम जो हुआ था ये हुआ आपका 31 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि असाइनमेंट विधि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है? यह स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? यह है एस मॉरिस का। विकल्प डी। अगला है शिक्षा किसी राष्ट्र की संस्कृति को न केवल संरक्षित करती है बल्कि क्या करती है? बल्कि संस्कृति को समृद्ध भी करता है। विकल्प बी। छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण क्या होगा? शिक्षार्थियों को ज्ञान देना। विकल्प डी यहाँ पर सही है। सुकराती विधि को कहा जाता है। सुकराती विधि जो होता है ना प्रश्न उत्तर विधि होता है। विकल्प डी लगाइए। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस कूट के हिसाब से सही उत्तर बताना होगा आपको। 5 का क्या होगा? पहला है छोटे आकार की कक्षा में यह काम कम समय में पूरा हो जाता है। ये वाला सही है। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण में समर्थन के माध्यम से शिक्षण कौशल को बढ़ाया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में एक अभ्यास सत्र है। बिल्कुल ये वाला सही है। डी वाला देखिए सही होता है कि नहीं, इसमें से एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। विकल्प डी है। ठीक, ये चारों के चारों सही है, यानी कथन एबीसीडी सारे सही है। विकल्प डी लगाइए। चलिए आगे देखिए, जानने, याद रखने और स्मरण करने का संबंध क्या होता है? 6 नंबर का सी होगा यहाँ पर। ठीक, ज्ञान होता है। योगात्मक मूल्यांकन मूल रूप से उपयोग किया जाता है। 7 का होगा यहाँ पर सी, कार्यक्रम के अंत में। नेक्स्ट, विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि, यह आलोचना कौन सी होगी? वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल होंगे। विकल्प सी सही है। कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या होने चाहिए? शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भावनाओं को शामिल करने में सक्षम हो। विकल्प सी लगाइएगा। चलो भैया इसको जूम आउट हो गया। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या होता है? ये पूरा जब होगा तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। ये तो बहुआ वाला प्रश्न है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, आपको क्या बताता है? ये जो है ना आचार संहिता का अभाव बताता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? यह प्रभावित होता है किस किस से प्रभावित होगा? 12 नंबर दिया है। पहला, माता पिता की आकांक्षाएं इसमें शामिल होंगी। क्या यह सही दिया गया? देखिए ये सारे एक से अधिक हो जाएंगे। माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी कारक से प्रभावित होता है, शिक्षक का व्यवहार हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे यहाँ पर तीनों, यानी एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक लगाइएगा। विकल्प डी सही है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? 13 का सही जवाब जो होगा आपका विकल्प डी हो जाएगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। विकल्प डी सही है। 14 नंबर है, यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या कोण से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुति करता है तो वह क्या होगा? वह संश्लेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे है, नीचे दी गई विधियों में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? 15 का बी होगा, अवलोकन विधि। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? ये तो आसान सा है। 16 नंबर, 16 का क्या होगा? किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कूट दिया गया, कूट के हिसाब से बताना है सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या सही होगा? पहला, सूक्ष्म शिक्षण में वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में विषय वस्तु को समझना महत्वपूर्ण नहीं है। ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म शिक्षण में आप कितना समझेंगे विषय वस्तु को? शॉर्ट ऑलरेडी हो जाता है, ये पहले से सीखा हुआ बच्चा ही रहता है जो लास्ट में डिवीजन के लिए सूक्ष्म शिक्षण का यूज होता है।
सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, कहां से कर पाओगे, ये तो ऑलरेडी सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें शामिल नहीं होगा। डी नंबर है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण कौशल का अभ्यास कराकर छात्र अध्यापकों को शिक्षण में कुशल बनाना है, ये वाला होगा इसमें, यानी ए बी और डी होगा। ए बी डी यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी सही है। एक प्रभावी शिक्षण वातावरण स्थापित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, 18 का ये लगाइएगा, शिक्षक की योग्यता शामिल होगा, ये वाला सही है। मूल्यांकन की त्रुटि क्या होगी, ये होगी ये सारे, यानी व्यक्तिगत, स्थिर और चरात्मक, ये सारे त्रुटि मूल्यांकन में शामिल होंगे। प्रदर्शन एवं व्याख्यान दोनों के एकीकृत रूप में प्रयोग करने की विधि क्या होगी, 20 का ये लगाइएगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित होता है, तो ये शिक्षण गेस्टाल्ट सिद्धांत होता है, विकल्प ए। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण क्या होंगे, 22 का डी लगाइए, सारे गुण, यानी लक्ष्योन्मुख विधि और चयनात्मकता होता है यहाँ पर, रचनात्मकता विधि, ये तीनों होगा, विकल्प सी सही है ये सभी। अगला है कहानी कहने की तकनीक में भाषा का होना जरूरी है, तो सरल और आसान भाषा। तैयारी प्रस्तुति और डैश क्या है, तैयारी प्रस्तुति डैश और उत्पादन, पाठ योजना के 4 पीज हैं, 4 पीज का ऊपर भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक है। तो 4 पीज में आएगा एक और चीज आएगा, वो आएगा अभ्यास, ठीक है। 25 नंबर है छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, 25 का डी लगाइएगा, यानी कि सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सारे शामिल होंगे, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है प्रशासन का मतलब क्या होता है, तो प्रशासन का मतलब आमतौर पर होता है ख्याल रखना, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है, 27 का सी होगा, चिंतनशील स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, 28 का डी लगाइएगा यहाँ पर, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है छात्रों को पाठ्यक्रम ग्रेड प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, इन आकलन को कहा जाता है योगात्मक आकलन। 30 नंबर प्रश्न है आपका, पाठ्यचर्चा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, यह कारक हो जाएगा समाज शास्त्रीय कारक, वैज्ञानिक कारक और आर्थिक कारक, सारे होंगे, यानी विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब अगले सेट को देखते हैं जो 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था। अब इसमें देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, और ये सेट कंप्लीट होते ही आपका 2025 में जितना भी प्रश्न था, मैंने 360 प्रश्न की बात कही थी, यानी कि 12 सेट में 30-30 प्रश्न, कितना हो गया, 12 तिहाई 36, 360 प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये 2025 के हैं, अकेले 2025 में पूछे गए थे। अब आएंगे 2024 की तरफ, ठीक है, लेकिन 2025 का क्वेश्चन जब तक अभ्यास कीजिएगा तब तक हम आप लोग को सोशल साइंस का करवा देंगे, ताकि दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे पीजीटी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी था शिक्षण कला, इसलिए शिक्षण कला वाला पहले आप लोगों को करा दिए, दोनों बच्चे यहाँ पर देख सकेंगे। अब उसके बाद क्या कराएंगे कि दोनों का लेकर चलेंगे, एक सेट चलेगा आप लोग का 9th वालों का जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2 वालों का, क्योंकि पेपर 2 में अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं उनको भी थोड़ा सा देखना होगा। और पेपर 1 वाले में आप लोग कमेंट कीजिए आपका कौन सा पेपर है, एसएसटी तो करवाएंगे ही, साथ साथ में हिंदी वालों को भी करवाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका संख्या ज्यादा होगा वो पेपर भी आप लोग को करवा देंगे, लैंग्वेज पेपर का हो। बाकी इस दोनों क्षेत्र से बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए इन दोनों का तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और फिर पेपर 2 में जब आएंगे तो पेपर 2 में आपका हिस्ट्री करवाएंगे, पॉलिटी करवाएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे, इकोनॉमी कराएंगे, और कहोगे आप लोग तो साइंस का कोई भी यहाँ पर 2-3 जो भी होगा, बच्चे ज्यादा संख्या में होंगे तो वो भी करवा देंगे। हाँ, जो बच्चे मैथ वाले होंगे जरा कमेंट करना कि मैथ के कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। शिक्षण कला तो दोगे भैया आप, आपको भी देना, सबको देना है, हर एक जो जितने भी क्षेत्र से इनमें से मैंने बताया सबको देना होगा, लेकिन आपको कमेंट करना है कि मैथ वाले कितने हैं, साइंस वाले कितने हैं, और अलग अलग स्ट्रीम साइंस के, जैसे कि आपका बॉटनी से कितने बच्चे हैं, या फिर जूलॉजी से कितने बच्चे हैं, फिजिक्स वाले कितने हैं, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, देख लेंगे, संख्या ज्यादा होगा तो वो सब भी करवा देंगे। चलिए पहला प्रश्न, एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना क्या होता है, यह कार्य योजना जो होगा ना वार्षिक योजना कहलाएगा, विकल्प भी लगाइए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यह हो जाएगा विकल्प सी, यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। देखिए आखिरी डेज का टेस्ट है 2025 में, जो लास्ट डेट में एग्जाम हुआ था शिक्षण कला का, तो ये बताता है कि माइंडसेट कैसा था बोर्ड का। ये वाला सेट ना अच्छे से देखिएगा आप लोग। एक अच्छा व्याख्यान प्रदान करता है, किस तरह का व्याख्यान, तो यह व्याख्यान जो प्रदान करेगा स्पष्टीकरण के साथ बेहतर गुंजाइश होगी इसमें, विकल्प सी सही है। डैश शिक्षण बुद्धिमान छात्रों और धीमी गति से सीखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, 4 का लगाइएगा डी, व्यक्तिगत शिक्षण। 5 नंबर है अपसारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, 5 का यहां पर होगा विकल्प बी, विचारों का प्रवाह आवश्यक होगा। चलिए आगे देखिए, अनुमान लगाना, अनुसरण करना, व्याख्या करना, संक्षेप करना,
प्रदर्शित करना, उद्धृत करना और अंतः स्थापित करना, ये सभी क्रियाएं ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर को दर्शाती है? 6 का डी होगा, बोध स्तर को। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? 7 का ये होगा यहाँ पर, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर मदद करता है। किसने माना कि यदि सामग्री को छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाए तो एक छात्र अच्छी तरह सीखता है? 8 का सी होगा, बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई? स्टर्न के द्वारा, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है? 10 का बी होगा, ये निकष संदर्भित ग्रेडिंग के रूप में। 11 नंबर है, गणित के ज्यामिति के संबंधित एक पाठ में छात्रों द्वारा कोणों और आकृतियों से जुड़ी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित उदाहरण है। यह उदाहरण इसमें से क्या क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा यहाँ पर अनुप्रयोग करना, विकल्प डी। 12 नंबर है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण से विद्यार्थियों को सहायता मिलती है, किस प्रकार? तो अधिकतम सीमा तक लाभ प्राप्त करने में, पाठ को बेहतर ढंग से समझने में और पाठ को रोचक बनाने में, ये सारे हो जाएंगे, इसलिए विकल्प डी सही होगा, उपरोक्त सभी। टॉप डाउन विधि है, यह टॉप डाउन विधि जो होती है निगमन विधि होती है। किसी स्कूल का प्रदर्शन कितना अच्छा है, इसका मूल्यांकन डैश किया जाता है, डैश किया जाता है। क्या किया जाता है इसका मूल्यांकन? इसका मूल्यांकन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। कौन सा आकलन मूल्यांकन तकनीक एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या मानदंड से करती है? 15 का डी होगा, मानक संदर्भित आकलन। 16 नंबर प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि यह क्या होता है? मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, विकल्प ए सही है। ठीक है, अगला है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या है? खत्म हो गया तो क्या होगा? पाठ पढ़ाने के लिए बाद शीला ने विषय के बारे में छात्रों की समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षा ली। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में छात्र संबंधित अवधारणाओं को समझ नहीं पाए थे। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है, इसका मुख्य कारण इसमें से क्या होगा? उसने प्रकरण या टॉपिक पढ़ाने के लिए सही विधि उपयोग नहीं किया होगा। आसान सा जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी। 18 का डी लगाइएगा यहाँ पर, यशपाल समिति द्वारा। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है, 19 का बी होगा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। 20 नंबर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम स्तर क्या होगा? 20 का सी लगाइएगा, ज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षा के मुख्य रूप से क्या होता है? क्या किया जाना चाहिए इसमें? इसमें जो होगा ना, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए शिक्षा को। आगे, शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? ये तो पता होगा आप लोग को, सक्रिय होने के बाद का चरण यानी उत्तर सक्रिय चरण, विकल्प भी सही है। पाठ्य चर्चा माना जाता है, तो पाठ्यचर्या जो होता है क्या माना जाता है? इसको स्कूल द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए और उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, दोनों चीज, आयोजित भी होना चाहिए, उद्देश्य भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? 24 का डी लगाइएगा, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। 25 नंबर है, पाठ चर्चा का दार्शनिक आधार डैश के साथ संबंधित है, तो 25 का सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प है, विचार के साथ संबंधित है। चलिए 26 नंबर है, निम्न पर विचार करें। यहाँ पर चलिए फिट है, निम्न पर विचार करें। 4 चीज दिया गया, यहाँ पर कहा जा रहा है उपरोक्त चरणों में आगमनात्मक विधि के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है ना आपका, तो पहला स्थान पर क्या आएगा? उदाहरण आएगा, ठीक है, पहले स्थान पर। फिर आएगा आपका सत्यापन आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा यहाँ पर क्या? सामान्यीकरण, और फिर आएगा आपका अवलोकन चौथे स्थान पर। यानी कि 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2 कहां है? सॉरी, 4 4 2 होगा, सामान्यीकरण होगा ना, तब होगा फिर 1 नंबर। ठीक, पहले 4, 1 मिनट यहां पर कर लेते हैं। पहले क्या होगा? किसी चीज का एग्जाम्पल लेंगे आप, ठीक, फिर आपका उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद सामान्यीकरण होगा, फिर जाकर के सत्यापन होगा चौथे स्टेज पर। यानी कि 4 2 1 और 3 और 1 और 3 होगा, ठीक। तो 4 2 1 और 3, विकल्प बी यहां पर सही है। चलिए आगे देखिए, अधिनायक स्तरीय शिक्षण क्या होगा? 27 का यहां पर क्या होगा? यह होगा शिक्षक केंद्रित, विकल्प डी। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक की मुख्य भूमिका में शामिल होगा क्या? तो 28 का होगा सी, सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना, विकल्प सी यहां पर सही है। अगला है, शिक्षण के एक मॉडल का वर्णन क्या है? 29 का लगाइएगा, विकल्प बी वाला यहां पर सही है। शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल होता है। 30 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकें और प्रक्रियाएं क्या होंगी? 30 का बी लगाइएगा यहाँ पर, शिक्षण कौशल। यहाँ पर 360 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया है।
इसके बाद ये 2025 में 360 प्रश्न थे जो पूछे गए थे। अब 2024 का वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग। 2024 में कितने वीडियो होंगे बता देंगे आप लोग को। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पर। आप लोग एक बार जुड़ जाइए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, यहाँ पर नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा आप लोग को। जुड़े रहिएगा अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जो सामाजिक अध्ययन का होगा। ये वाला पेपर 1-2 के बच्चे सबको करना है, शिक्षण कला का, इसको करते रहिएगा। एक वीडियो ना 2 घंटे का लाएंगे मैथ वाला, किस तरह के मैथ पूछे गए थे, और एक वीडियो में बताएंगे इन्वायरमेंट या फिर जीएस के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, वो भी 1-1 घंटे का होगा। तो इस सब से ना ज्यादा प्रश्न नहीं है, 20 प्रश्न आएंगे दोनों से मिला करके। जीएस जिसमें कि इन्वायरमेंट का रहता है और मैथ का रहता है। मैथ रीजनिंग का रहता है कितना, 2-4-5 प्रश्न आपके मैथ रीजनिंग के होंगे, बाकी जीएस के क्वेश्चन होंगे 10-15। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग को कि जो करंट अफेयर्स का मामला चल रहा हो या हाल फिलहाल में कुछ भी मामला चल रहा हो किसी राज्य में, वो सब भी पूछा जाता है 10-15 प्रश्न में। तो यहाँ से क्वेश्चन ना मोटा मोटी बन जाएगा, क्योंकि अक्सर अखबार में, मोबाइल चलाते हैं, रील्स वगैरह में आते रहता है, उसी से आता है। क्वेश्चन दिखाएंगे ना आप लोग को, या फिर आपके पास टेस्ट सीरीज होगा तो आप देखते होंगे कि आपसे बन जाता होगा। ठीक है, अब जो है सामाजिक अध्ययन जो है एसएसटी का क्वेश्चन, जो एक 2025 का एसएसटी का 2025 में क्या प्रश्न पूछे गए थे। 6 सेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 600 प्रश्न। इस 600 प्रश्न के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल एक वीडियो करके ही खत्म करेंगे। अब 6 सेट में खत्म करेंगे, 6 वीडियो लाना होगा हमें। आप अब 600 प्रश्न एक साथ करवा देंगे आप लोग को, तो कितना मजा आ जाएगा आप लोग को। एक बार में मजे में 1 बार 2 बार करके देख लोगे आप लोग। तो इस वीडियो को तब तक देखते रहिए, ये वीडियो ले आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द 600 प्रश्न के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।